हृदय से धन्यवाद देता हूं। नेता प्रतिपक्ष समेत उन सभी माननीय सदस्यों का जिन्होंने इस पूरी चर्चा में भाग लिया है, एक बड़ी संख्या है। अब तक 93 सदस्यों ने, जिसमें 59 सदस्य सत्ता पक्ष के हैं या सहयोगी दलों के हैं और नेता प्रतिपक्ष समेत विपक्ष के 34 माननीय सदस्यों ने इस पूरी चर्चा में भाग लिया है। उन सबको भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। मुझे अच्छा लगा कि नेता प्रतिपक्ष ने आज अपनी बात को बड़े दार्शनिक अंदाज से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के एक अनुयायी के रूप में अपनी बात को रखने का प्रयास, लेकिन वे स्वयं उसका आचरण कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, ये उनको स्वयं भी देखना चाहिए। यद्यपि मैं उनको सुझाव नहीं दे सकता क्योंकि उम्र में वो मुझसे काफी बड़े हैं और वैसे भी आज की समाजवादी पार्टी डॉक्टर लोहिया का नाम तो लेती है, लेकिन डॉक्टर लोहिया के मूल्यों और आदर्शों से बहुत दूर जा चुकी। दोनों मुद्दों पर, आचरण के मुद्दों पर भी और आदर्श के मुद्दों पर। आपका आचरण, जो डॉक्टर लोहिया ने कहा था, एक सच्चा समाजवादी वह जो संपत्ति और संतति से दूर रहे, वो तो आपकी पार्टी के आचरण से देख सकते हैं। और आदर्श के रूप में उन्होंने भारत के लिए कहा था कि राम, कृष्ण और शंकर, ये जब तक भारत के 3 आदर्श हैं तब तक भारत का कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। भारत की एकात्मता के आधार इन 3 देव महापुरुषों को जब तक भारत की जनता आदर्श के रूप में मानेगी तब तक भारत भारत बना रहे। और इन तीनों देव महापुरुषों पर समाजवादी पार्टी का कोई विश्वास, क्योंकि आप लोग भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। आपने कहा कि हमारी सोच सांप्रदायिक। आप मुझे बताइए, हमारी सोच कहां से सांप्रदायिक? हम तो सबका साथ, सबके विकास की बात कर रहे हैं। हमारा तो आदर्श है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। और उसका सबसे आदर्श उदाहरण आपके सामने है जब 26 फरवरी को महाकुंभ का समारोह हुआ। 45 दिन के इस आयोजन ने भारत के विरासत और विकास की एक अनुपम छाप न केवल भारत में बल्कि दुनिया के सामने भारत की छोड़ी है। क्या उसमें कोई भेदभाव किसी के साथ हुआ? न जाति का भेद था, न क्षेत्र का भेद था, न मत और मजहब का भेद था। 100 से अधिक देशों के लोग आए, बड़े श्रद्धा भाव के साथ आए। जिसने भी विकास और विरासत की इस अनुपम छटा के साथ सहभागी बना, वो अभिभूत होकर के गए। एक पक्ष वह है जो आपके सामने उदाहरण के रूप में है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है, लेकिन दूसरा पक्ष वह भी था जब 26 फरवरी को संभल में 56 वर्षों के बाद शिव मंदिर में जलाभिषेक का कार्यक्रम भी होगा। अकेले अकेले संभल में 67 तीर्थ थे और 19 कूप, जिनको एक शरारत के तहत एक निश्चित समय के अंदर समाप्त कर दिया। और जिनमें से 68 तीर्थों में से 54 तीर्थों को ढूंढना, ये तो हमारी विरासत का हिस्सा है और हमने तो वही किया। हमने तो वही कहा है कि जो हमारा है वो हमें मिल जाना। हम उससे इतर कहीं नहीं जा रहे हैं, उससे इतर कहीं नहीं। और 19 जो कूप हैं उन्हें भी मुक्त कराया गया। सच कड़वा होता है और उस कड़वे सच को स्वीकार करने के सामर्थ्य भी होनी चाहिए। लेकिन आपने बोला है, मुझे बहुत अच्छा लगा, उपचुनाव की भी आपने चर्चा की, लेकिन आपके यहाँ तो चुनाव के एक्सपर्ट शिवपाल जी हैं और चच्चू से ज्यादा चुनाव कैसे जीते जाते हैं इसको कौन जान सकता है। ये तो हम लोगों ने भी देखा है, बहुत नजदीक से महसूस किया है। और इसीलिए अच्छा ही है, पर उपदेश कुशल बहुते रहे, इसी को कहते हैं। दूसरों को उपदेश देते हैं आप लोग, लेकिन स्वयं उसको आचरण में उतारे होते तो संभवतः इतनी करारी हार नहीं होती और 2027 में भी इतनी करारी हार नहीं होती। अध्यक्ष जी, जब हम लोग सामान्य बजट पे चर्चा का यहाँ पर चर्चा में भाग ले रहे हैं, तो अब प्रयागराज का महाकुंभ अपनी भव्यता, अपनी दिव्यता और अपनी उस विरासत को आने वाली पीढ़ी को छोड़ करके संपन्न हो चुका है। आप कानून व्यवस्था की बात कर रहे थे। 45 दिनों में 66 करोड़ 30 लाख से अधिक श्रद्धालु और पूज्य संत देश और दुनिया से प्रयागराज आए। 66 करोड़ में से आप मान के चलिए, पहले तो ज्यादा नहीं तो कम से कम आधी आबादी तो महिलाओं की रही होगी, क्योंकि महिलाएं ज्यादा धार्मिक होती है। और एक भी छेड़खानी की घटना नहीं, एक भी अपहरण की घटना नहीं, एक भी लूट की घटना नहीं, एक भी हत्या की घटना नहीं, एक भी कोई ऐसा उदाहरण नहीं जो उत्तर प्रदेश को या भारत को या सनातन धर्मावलंबियों को कटघरे में खड़ा करता हो। 66 करोड़ लोग आ जाएं और सुरक्षित वापस अपने घरों को चले जाएं और खुशी खुशी होकर के जाएं। बहुत सारे लोग आना चाहते थे, नहीं आ पाए। बहुत सारे लोगों को आने के लिए साधन नहीं मिल पा रहे, क्योंकि जो अनुमान था उससे कई ज्यादा श्रद्धालु वहां पहुंच रहे थे। और उन स्थितियों में जो लोग नहीं आ पाए, उनके मन में एक कसक कि कुछ छूट गया, कुछ चूक हुई है। लेकिन जो आया, जिसने भी डुबकी लगाई, आस्था की उस डुबकी में जो भी आया अभिभूत होकर के गया। और अभिभूत होकर के नहीं गया, यह भारत की विरासत का एक ऐसा अनुपम उदाहरण है कि इसके बारे में हम लोग इसको शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते, इन चीजों के बारे में। लेकिन इसके आर्थिक पक्ष के बारे में भी अगर आप जानने का प्रयास करेंगे, मैं आपको बताना चाहूंगा, एक कुछ उदाहरण आपके लिए
बहुत महत्वपूर्ण हैं और उन चीजों को अगर आप एक बार आप लोग भी जानने का प्रयास करेंगे तो आप लोगों को बहुत सारी चीजें इसके माध्यम से देखने को मिलेंगी। अक्सर हम देखते हैं कि भारत के बारे में विदेशी मीडिया वह बहुत नकारात्मक टिप्पणी करता है। महोदय, विदेशी मीडिया ने भी जो टिप्पणियां की हैं महाकुंभ प्रयागराज के बारे में, द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जो यूएस की है, एक ऐसा आयोजन था जहां अमेरिका की कुल आबादी से ज्यादा लोग जुटे। बीबीसी, महाकुंभ मानवता का सबसे बड़ा समागम। एक्सप्रेस ट्रिब्यून, यह विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक समारोह था। द न्यूयॉर्क टाइम्स, यह आयोजन में केवल श्रद्धालु और पर्यटक ही नहीं बल्कि नेता और हस्तियां भी पहुंची। राइटर्स, यह डिजिटल कुंभ था, इसमें व्यवस्था बनाने के लिए तकनीक की बेहतरीन इस्तेमाल किया गया। द गार्डियन, यह पर्वों का पर्व था, लोगों की उमंग और उत्साह चरम पर रहा। सीएनएन, दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समागम में 60 करोड़ से ज्यादा लोग शामिल हुए, यह आस्था की अभिव्यक्ति की शानदार नजारा है। यूनेस्को के डायरेक्टर टिम कर्टिस ने जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि यूनेस्को ने 2019 में कुंभ मेले को मानवता के मूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी। इससे पहले 1923 में इसके सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय प्रभावों की निगरानी की जा रही थी। उन्होंने कहा, कुंभ मेला प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में विश्व को एक नई दृष्टि प्रदान करता है। महोदय, देश के सबसे प्रतिष्ठित जो पत्रकार हैं, इंडिया टीवी के एडिटर, उन्होंने अपनी टिप्पणी में कही कि महाकुंभ का आयोजन इतने बड़े पैमाने पर करना ये बड़ी हिम्मत का काम था और ये हिम्मत उत्तर प्रदेश सरकार ने दिखाई। ये आयोजन इतना सफल हुआ, ये चमत्कार से कम नहीं। जब करोड़ों लोग एक साथ एक जगह पर आते हैं और रिस्क होता है। महाकुंभ के इस महाआयोजन ने यह साबित कर दिया है कि अगर इच्छा शक्ति हो तो 66 करोड़ लोगों को मैनेज किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी का ठीक से इस्तेमाल किया जाए तो सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सकती है। कम्युनिकेशन स्किल हो तो करोड़ों लोगों के आने जाने का इंतजाम हो सकता है। लोगों का सहयोग मिले तो रोज लाखों लोगों के खाने का इंतजाम किया जा सकता है। हमेशा डराने वाली पुलिस का व्यवहार दोस्ताना हो सकता है। हजारों धर्म गुरुओं और साधु संतों का मान रखा जा सकता है। गरीब और अमीर को बिना किसी भेदभाव के संगम में डुबकी का अवसर दिया जा सकता है। अगर बिजनेस की कुशलता हो तो 7,500 करोड़ रुपए खर्च करके 3 लाख करोड़ से अधिक का लाभ हासिल किया जा सकता है। अफवाहों के बावजूद कुशल प्रबंधन से लोगों का भरोसा जीता जा सकता है। महाकुंभ का आयोजन एक अग्नि परीक्षा थी। इस परीक्षा में केंद्र और राज्य सरकार खरी उतरी है। पूरी दुनिया में सनातन का मान बढ़ा है। पूरी दुनिया में भारत के मैनेजमेंट स्किल, क्षमता और कुशलता के प्रति विश्वास बढ़ा है। पूरी दुनिया ने माना कि जो कोई नहीं कर सकता वो भारत ने करके दिखाया है। इस अभूतपूर्व आयोजन की गूंज पूरी दुनिया में वर्षों तक सुनाई देगी। ये भारत की सनातन की सबसे बड़ी उपलब्धि। महोदय, हमारे कुछ विपक्षी दलों से जुड़ी हुई राज्य सरकारों के भी नेता प्रयागराज महाकुंभ में आए और उन्हीं में है उनमें डिप्टी सीएम कर्नाटक। उन्होंने लिखा कि इस पवित्र आयोजन के लिए सभी आयोजकों को धन्यवाद। यह किसी के भी जीवन का एक ऐतिहासिक क्षण है। सरकार ने यहाँ आए करोड़ों लोगों के लिए जो व्यवस्था की है यह कोई छोटा काम नहीं है। सरकार ने अच्छा काम किया है। मैं महाकुंभ का हिस्सा बनकर के बहुत खुश हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री मुझसे मिलने बेंगलोर आए थे। उन्होंने मुझे महाकुंभ में शामिल होने का निमंत्रण दिया। मेरे लिए शानदार अनुभव। खन्ना जी ही गए थे। महोदय, इसमें बहुत सारी सक्सेस स्टोरी भी देखने को मिली थी और उसमें आर्थिक पक्ष के बारे में, महाकुंभ के आर्थिक पक्ष के बारे में इसको लेकर के अनेक बातें सामने आई हैं और खासतौर पर देश के अंदर अलग अलग तबके ने महाकुंभ के बारे में, चूंकि ये बजट की सामान्य चर्चा है इसलिए महाकुंभ के आर्थिक पक्ष के बारे में अगर हम चर्चा न करें तो विरासत को विकास के साथ जोड़ने में हो सकता है कि आप लोगों को भी कुछ कंफ्यूजन और ज्यादा हो। इसलिए उस विरासत को जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2019 में काशी विश्वनाथ धाम से प्रारंभ किया, 2020 में अयोध्या में श्री राम जन्म भूमि पर राम मंदिर के शिलान्यास के बाद आगे बढ़ा। प्रयागराज महाकुंभ उसका एक चरम उत्कर्ष रूप के रूप में देश और दुनिया के सामने आया है और उसी विरासत की आर्थिकी क्या हो सकती है, वह विरासत विकास के साथ साथ आस्था को आर्थिकी के साथ कैसे जोड़ सकता है, इसके कुछ उदाहरण भी हैं, जिसमें कैट ने स्वयं इस बारे में कहा है कि महाकुंभ में लगभग 3 लाख करोड़ यानी 360 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का व्यापार हुआ है, यानी इससे लेन देन हुआ है। ये प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सहभागी बनेगा। महाकुंभ 2025 प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 3.5 लाख करोड़ का लाभ इससे मिलने का अनुमान है और
प्रयागराज और आसपास के जनपदों को इसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हुआ है। महोदय, इसमें भारत के जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं बी अनंत नागेश्वरन, उन्होंने इस बात को कहा है कि महाकुंभ मेले के कारण उपभोग खर्च में तेज बढ़ोतरी की उम्मीद हुई। इससे भारत को चालू वित्त वर्ष में 6.5% की विकास की दर हासिल करने में मदद मिलेगी। और इस मामले में जो विभिन्न अन्य क्षेत्रों में जो विभिन्न प्रकार के अनुमान लगाए गए विभिन्न आर्थिक विशेषज्ञों ने कि किस किस सेक्टर में कितना अधिक उससे आर्थिक लाभ हुआ है या उससे आने की संभावना है। होटल उद्योग में 40,000 करोड़ का, खाने पीने अन्य दैनिक उपयोग में प्रयोग होने वाली वस्तुओं में 33,000 करोड़ का, परिवहन में 1.5 लाख करोड़ का, पूजन सामग्री में 20,000 करोड़ का, दान आदि में 660 करोड़ का, टोल टैक्सेस में 300 करोड़ का और अन्य में लगभग 66,000 करोड़ का, कुल 3,960 करोड़ रुपए का अधिक का इससे आर्थिक समृद्धि इसके माध्यम से प्रदेश को प्राप्त होने वाला है। और इसके माध्यम से ये चीजें हम सबको प्राप्त हुई हैं। और खासतौर पर जो मैंने पहले भी कहा कि 5 नए आस्था के नए कॉरिडोर प्रयागराज महाकुंभ ने बनाए हैं और उसका लाभ पूरे प्रदेश में मिला, लेकिन इन 5 कॉरिडोर में विशेष रूप से हमें देखने को मिला था प्रयागराज से मां विंध्यवासिनी धाम और काशी के लिए, प्रयागराज से अयोध्या और गोरखपुर का 2, प्रयागराज से श्रृंगवेरपुर, लखनऊ और आपके नैमिषारण्य का एक तीसरा कॉरिडोर, प्रयागराज से लालापुर, राजापुर और चित्रकूट का एक चौथा, और प्रयागराज से जो हम 5वां आस्था के कॉरिडोर को बनाने की व्यवस्था कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा कि देश भर के श्रद्धालु आने के इच्छुक थे, दिखाई दे रहे थे और पिछले 1.5 महीनों में उनकी उपस्थिति उन सभी क्षेत्रों में थी। तो अब प्रयागराज से होते हुए वृंदावन, मथुरा वृंदावन और सुख तीर्थ में ये उपस्थिति वहां देखने को मिली। एक छोटा सा उदाहरण पर्याप्त है, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिसमें प्रयागराज का है और वह समाजवादी पार्टी इसमें ज्यादा चर्चा कर रही कि नाविकों का शोषण हो रहा है, नाविकों को देखभाल नहीं की जा रही है। मैं एक नाविक परिवार की एक सक्सेस स्टोरी यहाँ पे बता रहा हूँ। ये नाविक परिवार जिनके पास 130 नौकाएं, 45 दिनों की अवधि में इन लोगों ने शुद्ध बचत की है 30 करोड़ रुपए। यानी एक नाव ने 45 दिनों में 23 लाख रुपए की बचत की है, कमाई की। प्रतिदिन के अगर आप बजट एक उनकी बचत देखेंगे तो यह लगभग 50 से लेके 52,000 पर डे की उनकी इनकम थी एक नाव की। और इसमें मैं तो गया था 27 फरवरी को प्रयागराज में, और प्रयागराज में जाकर के हम लोगों ने मैंने पहले माँ गंगा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की थी अपने सहयोगियों के साथ में, माँ गंगा का पूजन किया था, सफाई भी की थी। इसके उपरांत हम लोगों ने इस पूरे महाकुंभ के आयोजन को स्वच्छ बनाए रखने में जिन्होंने योगदान दिया उन स्वच्छता कर्मियों के साथ भी, और जिन्होंने स्वास्थ्य की सेवा, कोई संक्रमण और कोई बीमारी नहीं फैलने दी, ऐसे स्वास्थ्य कर्मियों के साथ में जो हेल्थ वॉरियर्स थे उनके साथ में हम लोगों ने पहला आयोजन किया था, उनका सम्मान का कार्यक्रम किया था। इस आयोजन के बाद हमारा दूसरा जो आयोजन था वह नाविकों के साथ भी हमने संवाद बनाया, उनके लिए भी हमने एक पैकेज की घोषणा की। इसके उपरांत हमने परिवहन निगम से जुड़े हुए उन लोगों के प्रति और रेलवे के उन सभी अधिकारी और कर्मचारियों के प्रति भी हम लोगों ने धन्यवाद ज्ञापित किया था जिन्होंने श्रद्धालु जनों को वहां तक पहुंचाने में अपना योगदान दिया। उनके साथ भी हम लोगों ने कार्यक्रम, और इसके उपरांत हम लोगों ने चौथे कार्यक्रम में सुरक्षा प्रशासन से जुड़े हुए लोगों के साथ भी हम लोगों ने एक कार्यक्रम आयोजित किया था और उनके साथ भी बैठ करके हम लोगों ने सहभोज के साथ हम लोग बैठे थे। मैं, मेरे साथ दोनों डिप्टी सीएम भी थे, अन्य मंत्रीगण भी थे, अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण भी थे। ये सभी आयोजन वहां पे हुए, लेकिन महाकुंभ का आयोजन उत्तर प्रदेश की इस सामर्थ्य को देश के सामने और देश की सामर्थ्य को दुनिया के सामने रखने में सफल हुआ। आपका कितना भी दुष्प्रचार, लेकिन भारत की आस्था को कहीं डगमगा नहीं पाया। आप लगातार दुष्प्रचार करते रहे और आप लोगों का ये सबसे बड़ा हथियार था। आप लोगों ने इसके लिए बहुत तरीके से इसको लोगों के सामने बहुत नकारात्मक तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास, लेकिन आपकी नकारात्मक बातों पे न प्रदेश की जनता को न देश की जनता को ही विश्वास। और मुझे लगता है कि ये आपके लिए उल्टी गिनती है कि जनता आपकी बात को अब सुनना ही बंद कर दी। आप देखें ना कि कोई उत्तर प्रदेश का कोई गांव ऐसा नहीं था जिससे बस वहां नहीं पहुंची हो आस्था। नहीं तो ये जो हम कर रहे हैं ना, संभल में भी कर रहे हैं, आस्था का ही सवाल है, ये आस्था का ही सवाल है। ये जो कॉरिडोर बन रहे हैं आस्था का ही सवाल है, और उसी आस्था के सवाल के साथ जोड़ने के लिए ही सरकार ने इस आयोजन के साथ जोड़ करके, और ये जो 7,500 करोड़ रुपए खर्च किए थे केवल कुंभ के आयोजन के लिए नहीं किए थे। हमारे लिए यह आयोजन प्रयागराज जैसी पौराणिक सिटी के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्लान का एक
व्यवस्थित विकास की एक रूपरेखा तैयार करने की भी थी और महाकुंभ के बहाने प्रयागराज के अंदर उस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर को देने में हम सफल। 200 से अधिक सड़कों का चौड़ीकरण हुआ, 14 फ्लाईओवर बने, 9 अंडरपास बनाए गए, 12 कॉरिडोर बने, अक्षय वट कॉरिडोर, बड़े हनुमान जी का कॉरिडोर, सरस्वती कूप कॉरिडोर, पातालपुरी का कॉरिडोर, नागवासी की कॉरिडोर, महर्षि भारद्वाज कॉरिडोर, श्रृंगवेरपुर में भगवान राम और निषाद राज की गले मिलती हुई प्रतिमा के साथ साथ एक कॉरिडोर, जिस किले पे आप कब्जा करवा रहे थे, हमारी सरकार ने कॉरिडोर के रूप में विकसित करते हुए त्रेता युग की स्मृति को जीवंत करने का काम। आपके लिए वोट बैंक था, हमारे लिए विरासत थी, बस अंतर यही है। और आस्था का सम्मान हम कर रहे हैं, इसलिए जनता हमारी बात सुन रही है। जनता को मालूम है कि आप केवल वोट बैंक के साथ खिलवाड़ करेंगे, वोट बैंक देखेंगे और जनता को धोखा देंगे, इसलिए जनता ने आपकी बात को अनसुना किया है और 27 में भी जनता जनार्दन यही करने जा रही है। हम मना नहीं कर रहे हैं, मैं तो आपको धन्यवाद दे रहा हूं कि आप कुंभ में गए, 13 में आपको जाने नहीं दिया, हमने इस बार मना नहीं किया, क्योंकि मैं जो मेरी आस्था थी वही आपकी भी आस्था है। लेकिन चच्चू बहक गए, फिर खा गए गच्चा, और चाहते थे लेकिन किस मुंह से जाएं, इसलिए चूक गए और पुण्य से भी वंचित हो गए। महोदय, बजट की अपनी एक थीम होती है और 2025-26 के इस बजट को लेकर के जब मेरे सहयोगी वित्त मंत्री ने इस सदन में इस बजट को प्रस्तुत किया था तो एक थीम के साथ प्रस्तुत किया। ये हमारा सौभाग्य है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में ये हमारी सरकार का 9वां आम बजट था, जिसको हमें इस सदन में प्रस्तुत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और हर बजट अपनी एक निश्चित थीम के साथ आगे। हमने 2017-18 में अपना पहला बजट प्रदेश के अन्नदाता किसानों को, याद करिए उस समय प्रदेश में एक कृषि बाहुल्य प्रदेश, इस किसान का अन्नदाता किसान आत्महत्या कर रहा था और उस समय ऋण माफी के एक बड़े कार्यक्रम के साथ हमने बजट प्रस्तुत किया। मुझे प्रसन्नता है आज अन्नदाता किसान खुशहाल है, आत्महत्या प्रदेश में बंद। 2018-19 का बजट हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की आवश्यकता, देश की आबादी का सबसे बड़ा प्रदेश है, तो इस बड़े प्रदेश के लिए इसी स्केल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए। तो हम लोगों ने 2018-19 का अपना जो मूल जनरल बजट प्रस्तुत किया था वह इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक विकास के लिए समर्पित किया था और प्रदेश का पहला इन्वेस्टर समिट भी हम लोगों ने इस वर्ष किया। 2019-20 का बजट हम लोगों ने मातृशक्ति, आधी आबादी को समर्पित किया था। मातृशक्ति के वंदन के लिए, उनके अभिनंदन के लिए मिशन शक्ति के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बजट को महिला सशक्तिकरण को समर्पित किया था। 2020-21 का बजट हम लोगों ने अपने प्रदेश की युवा शक्ति को समर्पित किया था और 21-22 का बजट प्रदेश के स्वावलंबन से सशक्तिकरण की थीम पर आधारित था। 22-23 का बजट अंत्योदय से आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने का था। 23-24 का बजट त्वरित सर्वसमावेशी और समग्र विकास के साथ साथ आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के आधारशिला को रखने का, और 24-25 का हमारा बजट लोक मंगल को समर्पित करके राम राज्य की अवधारणा को जीवंत करने का बजट रहा है, क्योंकि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर प्रभु श्री राम लला के 500 वर्षों के बाद विराजमान होने की स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए उस प्रकार के कार्यक्रम के साथ हमने जोड़ा था। और 25-26 का इस बजट को भी हम लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ही प्रेरणा से अन्नदाता किसान, युवा, महिला और गरीब को समर्पित करते इसको हमने थीम दी है वंचित को वरीयता। वंचित को वरीयता की इस थीम के साथ यह बजट यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है और इस बजट में अंत्योदय से उन्नत अर्थव्यवस्था तक, ईज ऑफ लिविंग से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तक, कृषि से गरीब कल्याण तक, आस्था से आजीविका तक, शिक्षा से स्वावलंबन तक, संस्कृति से समृद्धि तक और महिला सशक्तिकरण के संकल्प को पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाते हुए एक विकसित उत्तर प्रदेश की आधारशिला को मजबूत करने के संकल्प के साथ इस बजट को लेकर के हम लोग लेके आए हैं। और जिस लोक कल्याण की एक एक पंक्ति को पढ़ करके हमारे नेता प्रतिपक्ष यहाँ पे कह रहे थे कि हमने लोक कल्याण पत्र में ये घोषणा की है, लोक कल्याण पत्र 5 वर्ष के लिए घोषित किया गया है, 5 वर्ष में उसको अचीव करना है। अभी हमारी सरकार के 3 वर्ष 25 मार्च को पूरे होने जा रहे हैं, सेकंड पार्ट, और अभी हम लोगों ने 151 में से 38 घोषणाएं हम पूरी कर चुके हैं, 91 घोषणाएं हमारी गतिमान हैं और 22 घोषणाओं में से कुछ की घोषणा इस बजट में की गई है और कुछ घोषणाएं हमारे अगले बजट में होने जा रहे हैं, जिन पर मैं भी चर्चा करने जा रहा हूं। तो हम लोग जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं और जनता को यही विश्वास है, ये लोग जो कहेंगे वो करेंगे। और इसीलिए आज हम सब यहाँ पर उस बजट के उस भाव के साथ यहाँ पर आए हैं कि यह बजट उसी भाव के साथ यहाँ पर घोषित किया गया है और वही हम लोग यहाँ पर किए हैं।
बजट के आकार के बारे में आपने चर्चा की। मुझे तो मैं भौचक था जब आप 23-24-25 के बजट के बारे में चर्चा कर रहे थे कि 9 लाख करोड़ का आपने किया था। 9 लाख करोड़ का नहीं, हमारा जो मूल बजट था, मैं उसी पे आ रहा हूँ ना, मैं उसी पे आ रहा हूँ। वह हमारा जो मूल बजट था 2024-25 का, वह था 7,36,000 करोड़ का। 8 लाख और 2 अनुपूरक हम लेके आए थे, 2 हमारी सप्लीमेंट्री आई थी, उनमें से कुल मिलाकर के वो 30,000 करोड़ का था। तो कुल होता है 7,66,000। अब पांडे जी, मुझे लगता है एक बार फिर से देख लेंगे आंकड़े जिसने भी दे दिए हैं। देखिए, आपके साथ समस्या यही है, जब आप अपने विवेक से बोलते हैं तो सही बोलते हैं, लेकिन जब आप पढ़ने लगते हैं, कोई लिख के आपको देता है, जबरन आपके मुंह पे अपने शब्द थोपता है, तो आप थोड़ा ट्रैक से हट करके बोलने लगते हैं। तो आपको ये शोभा नहीं देता। अरे मैं आंकड़े बोल रहा हूं ना, आंकड़े तो मैं दे रहा हूं आपको कि मूल बजट हमारा था 7,36,000 करोड़ का, और दोनों सप्लीमेंट्री जोड़ करके 30,000 करोड़ का होता है। तो कुल मिलाकर के 7,66,000 करोड़ का था, और 7,66,000 करोड़ के बाद अब हमारा जो मूल बजट वह है 8,08,000। अगर आप इस बात को देखेंगे, आपने कहा कि सरकार ने पिछले उसमें 6 महीने में पैसा खर्च नहीं किया। बजट का जो ट्रेंड होता है, बजट साल भर के लिए प्रस्तुत होता है पांडे जी, 6 महीने के लिए नहीं होता है। योजनाएं बनती हैं, बनने के बाद उसको फिर उसके एग्जीक्यूशन में कुछ समय लगता है, फिर वो आगे बढ़ता है, फिर उन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट जो होते हैं ये चलते हैं, एक समय सीमा होती है, किसी के 18 महीने होती है, किसी के 24 महीने होती है, उसके दौरान ही वो चीजें होती है। आप उसको पहले एक साल में 6 महीने में क्यों पूरा कर देना चाहते, कुछ गड़बड़ जरूर है। और इसीलिए आप मैं वही कह रहा हूं ना, मैं वही कह रहा हूं कि आपने 24-25 के बजट की जो बात की, उसमें भी आप सही तथ्य नहीं प्रस्तुत कर पाए। मैं तो आपको दे दे रहा हूं, आप 15-16 के बजट को देखें, 16-17 के बजट को भी देखें, और 24-25 के बजट को भी देखें, तो सभी बजट में एक जैसी वो दिखेगी। हाँ, अलग विषय है कि बजट के दायरे को हमारी सरकार बढ़ाने में सफल हुई, और उसके परिणाम भी मैं इसमें भी चर्चा आपसे करूंगा कि बजट जितना पहले खर्च होता था उससे ज्यादा खर्च आज बढ़ा है, उससे ज्यादा हुआ है, और उसी पे हम आज इस पे चर्चा भी करेंगे। बजट का आकार इस 25-26 का जो बजट का आकार है वह पिछले बजट से कम नहीं है, बल्कि उससे ज्यादा है। जो कुल दोनों बजट को मिला, यानी मूल बजट के साथ साथ सप्लीमेंट्री को भी जोड़ लेंगे, तो आज 7,66,000 करोड़ का होता था, और इस बार बढ़ाकर के यह 8,08,736 करोड़ रुपए से अधिक का यह बजट है। और यह किसी भी राज्य का सबसे बड़ा बजट है, यह उत्तर प्रदेश राज्य का बजट। और यह भी मैं आपको बताऊं, 2016-17 की तुलना में यह बजट 2.5 गुना बड़ा है, और 24-25 की तुलना में यह लगभग 10% अधिक। यह जो बजट का दायरा हमने बढ़ाया, इसका आकार जो बढ़ाया है, यह अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के स्वावलंबन के लिए, प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, आम जन के जीवन स्तर को उठाने के लिए, उनको बुनियादी सुविधाओं से जोड़ने के लिए, प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने के लिए, और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में आर्थिक विकास को तेज करने के लिए यह बजट हम लोगों ने इस बजट के दायरे को बढ़ाया है, जिसमें लोक कल्याण के साथ साथ अर्थव्यवस्था को विस्तार देने की एक प्रतिबद्धता इस बजट में दिखाई देती है। महोदय, अगर हम देखेंगे कि 2025-26 का जो बजट 2016-17 की तुलना में हम देखेंगे, तो इनके जो कुल रेवेन्यू कलेक्शन हो पाते थे वह 2,56,000 16-17 में इनका हो पाया था, 2,56,000 करोड़। लेकिन हमारी सरकार में जनवरी माह तक हम लोगों ने इस चालू वित्त वर्ष में जो अब तक कलेक्ट किया है वह 4,10,000 करोड़ रुपए से अधिक का है, और यह निरंतर आगे बढ़ेगा। इसके साथ साथ बजट में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए जो सरकार ने पैसा उपलब्ध कराया है, जो रोजगार के सृजन में, इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट में जिसकी बड़ी भूमिका होती है, वह इस बार 2,25,561 करोड़ 49 लाख रुपए यह इस बजट में, इसका कैपिटल एक्सपेंडिचर में हम लोग इस पैसे को दे रहे हैं, जो इकोनॉमी को एक दिशा तय करता है, सप्लाई चेन को बेहतर करता है, उद्योग जगत को प्रोत्साहित करता है, निवेश को बढ़ाता है, और निर्माण और रोजगार के सृजन में और एक सस्टेनेबल फास्ट गोइंग इकोनॉमी के आकार लेने में यह महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। इसके लिए एक पर्याप्त मात्रा में बजट का प्रावधान किया गया है। अगर आप देखेंगे तो यह मूल बजट का लगभग 20.5% का हिस्सा एक कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए सरकार ने इस बजट में दिया है। नई योजनाओं के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है, जिसमें 28,478 करोड़
34 लाख रुपए का प्रावधान इसमें किया गया है। और 16-17 की तुलना में अगर आप देखेंगे 3 वर्ष वैश्विक महामारी कोरोना का सामना करते हुए भी सरकार ने पर कैपिटा इनकम को बढ़ाने में मदद की। 16-17 की तुलना में अगर हम उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को देखेंगे तो यह लगभग 46,000 करोड़ के आसपास की थी। आज ये बढ़कर यानी 23-24 में, मैं अभी 24-25 की बात नहीं कर रहा हूं, 23-24 में यह बढ़कर के 93,514 करोड़ यानी पहले की तुलना में दुगने से अधिक बढ़ी है। हमने प्रदेश में जो विभिन्न विभागों से रेवेन्यू कलेक्शन किया, अगर आप देखेंगे जीएसटी और वैट, आपके समय में जीएसटी नहीं था, सेल टैक्स था, तो सेल टैक्स और वैट में केवल 49,000 करोड़ का कलेक्शन हो पाता था और हमारी सरकार के समय यह लगभग 94,000 करोड़ पहुंचा है 24-25 में। और इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं क्योंकि प्रदेश आज के दिन पर उत्तर प्रदेश अपने यहाँ जीएसटी के रजिस्ट्रेशन में पूरी देश के अंदर नंबर 1 है। 32 लाख रजिस्ट्रेशन अकेले उत्तर प्रदेश ने कराए हैं जीएसटी में। स्टेट एक्साइज में आपके समय में कुछ कुल कलेक्शन हो पाता था 12,000 करोड़ और आज हम उससे कलेक्शन करा रहे हैं 54,000। क्या कोई अंतर ही नहीं है क्या? स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन में आपके समय में कुल कलेक्शन हो पाता था 8-9 हजार करोड़, हमारे समय में वह कलेक्शन हो रहा है लगभग 25 से 26,000 करोड़। परिवहन में आपके समय में कुल कलेक्शन हो पाता था 5,000 करोड़ और हमारे समय में वही कलेक्शन हो रहा है 9,000 करोड़। यह दिखाता है कि प्रदेश में एक व्यवसायिक गतिविधियां तेज हुई हैं, कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर हुई है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए सरकार ने जो माहौल बनाया है उसके परिणाम आज सामने आए हैं। और इसके साथ ही प्रदेश ने, आप राजकोषीय घाटा की बात कर रहे थे, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रदेश का जो राजकोषीय घाटा है यह हमारी एफआरबीएम की जो लिमिट है 3%, उससे नीचे 2.97%। इसके अलावा आप देखेंगे कि यह जो राजकोषीय अनुशासन है यह सुशासन का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। यह वित्तीय अनुशासन का भी, सरकार के विजन का भी और सरकार के द्वारा जो योजनाएं बनाई जा रही हैं उसकी एग्जीक्यूशन के लिए, सरकार के द्वारा जो उसके क्रियान्वयन के लिए जो रोड मैप तैयार किया गया है वह प्रभावी ढंग से आगे बढ़ रहा है। नीति आयोग ने और आरबीआई ने यूपी के बारे में जो टिप्पणियां की हैं वह उन्होंने इस बात को कहा है कि नीति आयोग द्वारा राज्यों की राजकोषीय स्थिति के संबंध में प्रकाशित रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश को फ्रंट रनर राज्य की श्रेणी में रखा गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2018-19 से 22-23 की अवधि में प्रदेश के फिस्कल हेल्थ इंडेक्स में 8.9 अंकों का इजाफा हुआ है। व्यय की गुणवत्ता में व्यापक सुधार हुआ है। 2018 से 2023 की अवधि में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वह कुल व्यय के 14.8% से 19.3% के मध्य रहा है, यानी हमने इसमें काफी लंबी छलांग लगाई है। और इस अवधि में अनुपात देश के प्रमुख राज्यों के औसत अनुपात से अधिक रहा है। यह प्रदेश के अंदर के बारे में आरबीआई ने जो कहा है कि देश के सभी राज्यों की स्वयं के कर की प्राप्ति में उत्तर प्रदेश का अंश 2022-23 में यह 9.9% था, 23-24 में यह बढ़कर के 10.5% हुआ, 24-25 में यह 11.6% रहा है, जो देश में अब नंबर 2 पर आ चुका है। इसके अलावा सभी राज्यों में जो इन्हीं वर्षों में जो राजस्व प्राप्तियां हुई हैं, राजस्व प्राप्ति के लिए जो ब्याज लिए गए हैं, ब्याज पर व्यय किया गया है। हम लोग 22-23 में 12.6% खर्च करते थे, 23-24 में यह घट करके 12.30%, यानी ब्याज पर जो धनराशि होती है वह हम लोग यहाँ से राजकोष से देते हैं और पैसे में कमी आ रही है। इसका मतलब हमने उधार कम ले रहे हैं, हम स्वयं के ही अपने पास से, अपने बजट से उतना धनराशि दे रहे हैं और वह एक अच्छी दिशा है। 12.6%, 12.3% और 24-25 में यह घट करके 12.1% रहा है। यह राजस्व प्राप्ति के सापेक्ष जो राज्यों में, विभिन्न राज्यों, देश के अंदर के अन्य राज्यों में और उत्तर प्रदेश में यह क्रमशः 10.3, 9.4 और 8.9% है, जो कि अन्य राज्यों की तुलना में, जो अब इस देश के अन्य जो राज्य हैं उनमें यह 12.6, 12.3 और 12.1% है। तो उत्तर प्रदेश में घट करके 10.3, 9.4 और 8.9%। इसी प्रकार से जो प्रदेश की सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में सभी राज्यों की कर के, स्वयं के कर से प्राप्त का जो औसत
वर्षों में जो रहा है वह प्रदेश किसी भी अन्य राज्य की तुलना में उत्तर प्रदेश ने अच्छा कलेक्शन इसके माध्यम से किया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि देश की के ग्रोथ इंजन के रूप में यूपी की क्या भूमिका है। देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है और सबसे अधिक संसाधन के बावजूद 1950 से लेकर 2017 तक प्रदेश की जो जीएसडीपी थी वह 12.75 लाख करोड़ तक पहुंची थी। 2017 से जब उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नीतियों पर विश्वास किया और इन 8 वर्षों में हम लोग प्रदेश की जीएसडीपी को इस 24-25 का जो वित्तीय वर्ष चल रहा है मार्च 2025 तक 12.75 करोड़ रुपए से बढ़ा करके 27.71 लाख करोड़ यानी दोगुने से ज्यादा पहुंचाने में हम लोग इसको सफल हो रहे हैं। देश की जीडीपी में आज के दिन पर उत्तर प्रदेश का जो हिस्सेदारी पहले 7वें स्थान पर थी, आज वो नंबर 2 पर आ गई है। हम अब देश के नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। देश के अंदर जीडीपी की जो वृद्धि दर है वह 9.6% है, जबकि उत्तर प्रदेश की वृद्धि दर 23-24 में अगर देखें तो 11.6%। एक सरप्लस स्टेट के रूप में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा है। हमने कर चोरी को रोका है, रेवेन्यू के लीकेजेज को हमने समाप्त किया है, डिजिटल मैकेनिज्म को अपनाया है और उसका परिणाम शासन की कार्य पद्धति में एक ट्रांसपेरेंसी के रूप में सबके सामने आया। हमने एक एक पैसे का उपयोग उत्तर प्रदेश के विकास के लिए और गरीबों के कल्याण के लिए उस पैसे का उपयोग किया है। प्रदेश में 8 वर्ष में हमने एक भी टैक्स नहीं लगाया है। आपने इस बात को देखा होगा, जब हम टैक्स की बात कर रहे थे तो मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 8 वर्ष में हमने पर कैपिटा इनकम को बढ़ाया है, प्रदेश की जीएसडीपी को बढ़ाने दोगुना से अधिक करने में सफलता प्राप्त की है और यह पिछले 8 वर्ष में विकास के पायदान पर या हर एक सेक्टर में उत्तर प्रदेश को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने के साथ हम लोगों ने प्रदेश के अंदर जो कुछ भी किया है बिना किसी टैक्स बढ़ाए हुए, यानी प्रदेश में डीजल पेट्रोल की दरें देश में सबसे कम है, प्रदेश में वैट की दर भी सबसे कम है और इस सब के बावजूद उत्तर प्रदेश एक रेवेन्यू सरप्लस स्टेट और यही राम राज्य की अवधारणा है। भगवान राम भरत जी से इसी बात का उल्लेख करते हैं जब उन्होंने इस बारे में चर्चा की, उनसे कहा कि वे बरसत हर्षत सब लखे करसत लखे न कोय तुलसी प्रजा सुभाए से भूप भानु सो होय। यानी श्री राम जी भरत जी से कहते हैं कि हमें प्रजा से कर ऐसा लेना चाहिए जैसे सूर्य लेता है, जैसे सूर्य समुद्र नदी तालाब से पानी लेता है लेकिन किसी को पता ही नहीं चलता, परंतु जब वह बादल के रूप में जरूरत की जगहों पर बरसता है तो सबको पता चलता है, खासकर तब जब जरूरत की जगह पर बरसता है और सभी खुश हो जाते हैं। इसी प्रकार सरकार को कर इस तरह से लेना चाहिए कि किसी को पता न चले, पीड़ा न हो, लेकिन जब उसी टैक्स का इस्तेमाल जनता के हित में खर्च हो, जैसे हम लोग कर रहे हैं एक्सप्रेसवे, हाईवे, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी, मेडिकल कॉलेज, स्मार्ट सिटी, स्कूल, कॉलेजेज, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स, तो जनता का कल्याण होता है, विकास इससे होता है और हमारी सरकार इसी भाव के साथ, राम राज्य की इसी भाव के साथ कार्य कर रही है, जिसका उदाहरण मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत किया है कि बजट में कैसे इन चीजों को दिखाने का प्रयास किया गया है। महोदय, इसके साथ ही डिजिटल लेन देन में उत्तर प्रदेश में सचमुच एक डिजिटल क्रांति आई है और उसका एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण बनकर के उत्तर प्रदेश देश के अंदर आज उभरा है। 17-18 में 122.84 करोड़ का डिजिटल ट्रांजैक्शन था। 24-25 में यह बढ़कर के दिसंबर 24 में यह 1024.41 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शन उत्तर प्रदेश से हुआ है और अगर डिजिटल लेन देन की चर्चा करें तो यह देश के अंदर नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश आता है और इसमें भी आधे से अधिक लेन देन यूपीआई के माध्यम से हुए। डिजिटल ट्रांजैक्शन का मतलब यह दिखाता है कि डिजिटल बैंकिंग आसान हुई है, गांव तक इंटरनेट या वाईफाई की फैसिलिटी प्राप्त हुई है, वित्तीय जागरूकता और उपकरणों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध हुई है, बैंकों की संख्या 20,416, 4,09,32 बैंक मित्र और वीसी सखी, 18,747 एटीएम, 4,40,000 बैंकिंग केंद्रों के माध्यम से ये बैंकिंग सुविधा भी प्रदेशवासियों को आज उपलब्ध कराई जा रही है। और डीबीटी ने, जिस भ्रष्टाचार की आप चर्चा कर रहे थे, डीबीटी ने उस भ्रष्टाचार की कमर पर सबसे कठोर प्रहार किया। ये डीबीटी सचमुच बजरंगबली की गदा है जो बेईमानी और भ्रष्टाचार पर कठोर प्रहार कर रही है और डीबीटी में लाभार्थी का पैसा सीधे उसके अकाउंट में पहुंच रहा। 11 विभागों की 207 योजनाओं की धनराशि, जिसमें से 113 केंद्रीय योजनाएं हैं और 94 राज्य सेक्टर की योजनाएं हैं। अगर आप देखेंगे तो कुल 9 करोड़
8 लाख से अधिक लोगों तक हमने 1,11,637 करोड़ रुपए का भुगतान डीबीटी के माध्यम से हमने प्रदेश में किया है एक वर्ष में। डीबीटी ट्रांजैक्शन के कारण प्रदेश को 10,000 करोड़ रुपए की बचत भी हुई है। एफडीआई में उत्तर प्रदेश ने अप्रैल 2000 से लेकर 2017 तक, यानी इन 17 वर्षों में उत्तर प्रदेश जो एफडीआई आया था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यह कुल 3,300 करोड़ का था और अकेले 17 से 24 के बीच में इन 7 वर्षों में उत्तर प्रदेश में एफडीआई आया है 14,800 करोड़, 8 करोड़ का आया है, यानी 14,808 करोड़ का आया है, यानी उससे कई गुना ज्यादा आया है। ये चीजें दिखाती हैं कि प्रदेश एक सही दिशा में आगे बढ़ा है। बैंकिंग तंत्र यह किसी भी अर्थव्यवस्था का रीढ़ होता है और उस रीढ़ के दृश्य उत्तर प्रदेश के अंदर मैंने अभी जो बैंक की शाखाएं, वीसी सखी, एटीएम, बैंक के एटीएम और अन्य की चर्चा की, उसी तंत्र के बारे में चर्चा की है जो हमारी अर्थव्यवस्था के आधार बन रहा है। हमने बैंकिंग व्यवसाय में 2016-17 में कुल 12,75,000 करोड़ जमा होते थे बैंकों में। अब उत्तर प्रदेश में 24-25 में आप देखेंगे तो यह 29,66,000 करोड़ रुपए, यानी 2.25 गुने से अधिक जमा हुए हैं पिछले 7 वर्ष के अंदर। ये एक वर्ष का है। और सीडी रेशो 16-17 में जो केवल 44-45% के बीच में अटक के रह गया था, आज वो बढ़कर के 61% तक पहुंचा है प्रदेश के अंदर। इसी प्रकार से अगर हम आरबीआई की बुलेटिन को देखें तो उन्होंने कहा कि बैंक व वित्तीय संस्थाओं में प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के लिए फंड आकर्षित करने में 16.2% के रेट से उत्तर प्रदेश देश के अंदर शीर्ष स्थान पर उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत संपूर्ण वित्तीय समावेशन की योजनाएं में जितने भी फाइनेंशियल इंक्लूजन से जुड़ी हुई योजनाएं हैं, उत्तर प्रदेश देश के अंदर नंबर 1 स्थान पर है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। अटल पेंशन स्कीम में देश के अंदर नंबर 1 पर है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में उत्तर प्रदेश नंबर 2 पर है। और पीएम स्वनिधि योजना में स्ट्रीट वेंडर को ऋण देने में उत्तर प्रदेश देश के अंदर नंबर 1 स्थान पर है। और देश के अंदर सर्वाधिक आयकर रिटर्न भरने वालों में अब उत्तर प्रदेश नंबर 2 स्थान पर आ चुका है। यानी हमारे यहाँ आयकर, इनकम टैक्स के रिटर्न भरे जा रहे हैं। इस बात का प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है और यह इसका सबसे बड़ा आधार बनता है। प्रदेश के अंदर अगर बेरोजगारी की दर, आपने रोजगार की भी चर्चा की, आपके समय में आप समाजवादी पार्टी की सरकार थी, बेरोजगारी की दर 17 से 19% तक, और पिछले 7-8 वर्षों के अंदर आप देखेंगे तो ये लगातार घटी है। खासतौर पर आज 23-24 में बेरोजगारी की दर उत्तर प्रदेश में 3.4%, और मैं आऊंगा इस पे भी चर्चा करने के लिए भी। अगर आप देश के अंदर अन्य राज्यों में इसकी देखेंगे तो यह अलग अलग राज्यों में इसकी दर अलग अलग है। जम्मू कश्मीर में 6.7%, केरल में 7%, पंजाब में 6.1%, हिमाचल में 4.3%। और अगर आप ईमानदारी की बात करते हैं तो आपकी ईमानदारी का सबसे बड़ा उदाहरण तो यह है कि 20 करोड़ बेरोजगारी भत्ता बांटने के लिए समाजवादी पार्टी ने 15 करोड़ रुपए आयोजन समारोह पे खर्च कर डाले। यह समाजवादी पार्टी का यह पारदर्शिता का एक सबसे बड़ा उदाहरण रहा है। महोदय, प्रदेश में औद्योगिक विकास के एक नए दौर को आज उत्तर प्रदेश अनुभव कर रहा है और इस नए कॉरिडोर की दिशा से उत्तर प्रदेश ने जो कुछ भी अनुभव किया है, मुझे याद है मैं एक समय मथुरा वृंदावन से आ रहा था, तो मैं जब आ रहा था तो हेलीकॉप्टर से मैंने देखा फर्रुखाबाद के ऊपर से मैं गुजर रहा था तो वहां कुछ लोग धरने में बैठे थे। तो मैं अचानक उत्सुकता मुझे हुई, मैंने देखा कि क्यों बैठे हैं। थोड़ा मैंने पायलट से आग्रह किया कि भाई तो थोड़ा नीचे तक दिखाओ यार, क्या है, क्या मामला है, क्यों लोग इकट्ठे हुए। तो वहां पर मैंने देखा कि एक बैनर लगा, तो बैनर में लिखा था कि फर्रुखाबादी चूसे गन्ना और एक्सप्रेसवे ले गए खन्ना। तो मैंने कहा भी खन्ना जी तो वहाँ के प्रभारी मंत्री भी हैं, तो मैंने वहाँ के जनप्रतिनिधियों को बुलाया, मैंने कहा ये सब बैनर कैसे था। कहा साहब खन्ना जी अब आ ही नहीं रहे हैं, खन्ना जी तो हमारी बैठक को भी शाहजहांपुर के बॉर्डर पे ही कर लेते हैं। तो मैंने कहा क्यों? का एक्सप्रेसवे के कारण विरोध चल रहा है। हमने कहा भी खन्ना जी को वहां के लिए भी घोषणा कर देनी चाहिए। भाई एक्सप्रेसवे का अपना एक अलॉटमेंट है, उस रोड पर है, हमें एनजीटी को भी देखना है, हमें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को भी देखना है। गंगा हमारी विरासत की नदी है, देव नदी है, उसके प्रवाह क्षेत्र में कहीं कहीं कोई बाधा न खड़ी हो, एक्सप्रेसवे इस रूप में बनना है। लेकिन आपको चाहिए तो आप बोलिए, खन्ना जी घोषित कर देंगे, उनको कहे आप वहां से वो कर रहे हैं। मैंने खन्ना जी से पूछा, मैंने कहा खन्ना जी क्या हो गया? खन्ना जी ने कहा कि एक्सप्रेसवे आप अलॉटमेंट के तहत हो रहा है, शाहजहांपुर उसमें आ रहा है, अब उसको लेके मुद्दा बनाया जा रहा है। तो मैंने कहा घोषणा करके आइए। और मुझे प्रसन्नता है कि 900 करोड़ रुपए इस बार फर्रुखाबाद को गंगा एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ने के लिए भी व्यवस्था दे दी गई है और वहां पर उस पर भी पैसा खर्च हो रहा है। और मुझे लगता है कि लोग अब
वहां के लोग गन्ना स्वयं ही नहीं चूसेंगे बल्कि खन्ना जी को भी चुसवाए। इसके साथ साथ नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के लिए भी हम लोगों ने यहाँ पर 200 करोड़ रुपए की बजट की व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री ग्राम योजना के अंतर्गत ग्रामीण मार्गों के पुनर्निर्माण और मिसिंग गैप के निर्माण के लिए भी 200 करोड़ रुपए की इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। गंगा एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और बलिया लिंक एक्सप्रेसवे ये चल रहे हैं, काम और निर्माणाधीन है। इस वर्ष तक ये सभी कंप्लीट हो जाएंगे। इस बजट में कुछ नए कार्यों की घोषणा की गई है, जिसमें हम लोगों ने चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के साथ साथ बुंदेलखंड यानी जो मैंने गंगा एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए बात की थी वह उसका तो उल्लेख किया गया है। इसके अलावा जेवर एयरपोर्ट को जोड़ने के लिए भी एक जो निर्माण कार्य चल रहा है हमारा, वह भी एक अच्छी व्यवस्था दी गई है। और इस बार प्रयागराज के लिए जब हम लोगों ने व्यवस्था दी है तो इसमें विंध्य एक्सप्रेसवे प्रयागराज से मिर्जापुर, भदोई, वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर को जोड़ने के लिए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को गाजीपुर से चंदौली और शक्तिनगर, सोनभद्र शक्तिनगर तक जोड़ने के लिए, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेसवे से चित्रकूट को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में जोड़ने के लिए और गंगा एक्सप्रेसवे को मेरठ से हरिद्वार तक जोड़ने के लिए भी हम लोगों ने बजट में घोषणा की है। महोदय, मुझे बहुत स्पष्ट करना है कि गंगा एक्सप्रेसवे गंगा नदी के पैरेलल चल रहा है। हमारा प्रयास रहेगा अलाइनमेंट, विदुर कुटी और सुख तीर्थ भी उसमें जुड़े, क्योंकि हमारे पार्टी से जुड़े हुए सभी जनप्रतिनिधियों की भी और जनता जनार्दन की भी मांग है, उनकी आस्था से जुड़े हुए प्रमुख तीर्थ भी। और संभवतः मैं पहला मुख्यमंत्री हूं जो विदुर कुटी भी गया हूं और सुख तीर्थ भी कई बार जाके वहां प्रणाम कर चुका हूं। लेकिन अलाइनमेंट और फॉरेस्ट के उसको भी एनओसी, उसमें रिजर्व फॉरेस्ट की लैंड आती है, उसमें तमाम ऐसे क्षेत्र आते हैं जिन पर अगर कहीं न्यायालय की बाध्यता नहीं होगी तो हमारा प्रयास होगा कि हम इन सभी तीर्थों को भी इसके साथ, लेकिन उस बाध्यता को भी हमें देखना पड़ेगा जो पर्यावरण की दृष्टि से माननीय उच्चतम न्यायालय ने तय किए गए हैं, उनको देखते हुए सर्वे के बाद ही इन चीजों को हम देख पाएंगे। लेकिन हमारी हार्दिक इच्छा है कि इनकी कनेक्टिविटी और इनको बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से इन तीर्थों को, चाहे वह माता शाकंभरी का शक्तिपीठ सहारनपुर हो और उसका बेहतर विकास हो, श्रद्धालु जन वहां हर सीजन में जा सके, सरकार उसके लिए हर प्रकार का सहयोग करने को तैयार। सुख तीर्थ ये भागवत भूमि है, वहां का विकास हो, सरकार ने इसके लिए सुख तीर्थ विकास परिषद का गठन भी किया है। विदुर कुटी 5000 वर्ष पुरानी विरासत को हम सबको अपनी ओर आकर्षित करती है, इन सब का विकास हो, यह सरकार की हार्दिक इच्छा और सरकार इसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी, हम इसको पूरा करेंगे। कनेक्टिविटी को बढ़ाने और लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने के लिए जो हम लोगों ने यह प्रस्ताव तो किए ही हैं, साथ साथ प्रयागराज में 2 नए सेतु, एक नैनी में सिग्नेचर ब्रिज के पैरेलल और एक गंगा नदी में शास्त्री ब्रिज के पैरेलल, हम 2 नए सेतु के लिए भी 700 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किए हैं। मुख्यमंत्री ग्राम जोड़ो योजना के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना और अन्य कार्यों के लिए भी हम लोगों ने यह व्यवस्था इसमें की है। महोदय, इसके साथ ही प्रदेश के अंदर औद्योगिक निवेश के लिए जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा रही है कि हमें औद्योगिक निवेश के लिए रिफॉर्म पर, परफॉर्म पर और ट्रांसफॉर्म पर ध्यान देना पड़ेगा, और प्रदेश सरकार अक्सर से उसका पालन करते हुए 33 सेक्टोरियल पॉलिसीज के साथ साथ सिंगल विंडो सिस्टम, जिसमें लगभग 500 से अधिक क्लियरेंस हम एक सिंगल विंडो के माध्यम से उपलब्ध करा रहे हैं। निवेश सारथी पोर्टल बना करके हम लोगों ने निवेशकों को सुविधा उपलब्ध की है कि एमओयू की मॉनिटरिंग एक पोर्टल के माध्यम से हो, उन्हें केवल एक बार आवेदन करना है और वे समय समय पर उसको वॉच करें और एक समय सीमा के अंदर उनको ये सारी चीजें उपलब्ध हो जाएंगी। विश्वकर्मा श्रम सम्मान और ओडीओपी की योजना की सफलता हम सब जानते हैं, यह न केवल उत्तर प्रदेश की पहचान बनी है बल्कि उत्तर प्रदेश में व्यापक रोजगार का आधार भी बनी है। और इन योजनाओं के कारण प्रदेश में जो नया माहौल बना है, इसके कारण आज प्रदेश में 86,000 करोड़ रुपए से बढ़कर के हमारा जो एक्सपोर्ट है वह लगभग प्रदेश से हम लोग 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक बढ़ाने में सफल हुए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में हम लोगों ने निवेश के 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्तावों को जमीनी धरातल पर उतारने में सफलता प्राप्त की है, जिसमें 60 लाख से अधिक नौजवानों को अपने ही प्रदेश में नौकरी उपलब्ध कराने में हमें मदद मिली है और ये प्रदेश के अंदर ये कार्य हुए हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री मित्र योजना के अंतर्गत हरदोई में एक मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क बनाने के लिए, हरदोई व कानपुर में एक मेगा लेदर क्लस्टर डेवलप करने के लिए, गोरखपुर में प्लास्टिक पार्क, कन्नौज में परफ्यूम पार्क, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, हापुड़ में केमिकल और फार्मा पार्क जैसे ये सभी हमारे
ऐसी योजनाएं हैं जिनको हमारी सरकार आगे बढ़ा रही है। 10 जनपदों में संत कबीर के नाम पर, महोदय मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, हमारी सरकार संत कबीर दास जी के नाम पर 10 जनपदों में टेक्सटाइल पार्क पीपीपी मोड पर बनाने की एक बड़ी योजना को भी इस बजट में हमने घोषणा की है, जो संत कबीर के नाम पर होंगी। और जो 2 लेदर पार्क बनेंगे संत रविदास जी के नाम पर बनेंगे। इन दोनों को भी हम संत रविदास जी को समर्पित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सूक्ष्म यानी एमएसएमई के सेक्टर में जो उद्यमी यहाँ यूपी के अंदर निवेश किए हैं या जिन लोगों ने अपने अपने यूनिट लगाई है, यूपी एमएसएमई का सर्वाधिक यूनिट रखने वाला राज्य है। लगभग 1 करोड़ यूनिट यूपी के पास है। हम लोगों ने उन्हें एक सुरक्षा बीमा का कवर भी दिया है, 5 लाख का है, और ये स्कीम यूपी के अंदर प्रभावी ढंग से लागू हो रही है। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि यह उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 8 वर्ष के अंदर डबल इंजन की सरकार ने जो कार्यक्रम आगे बढ़ाए, उसी का परिणाम है कि बीमारू राज्य से उभर करके आज हम लोग देश की अर्थव्यवस्था के ब्रेकर नहीं बल्कि एक ब्रेक थ्रू के रूप में उत्तर प्रदेश ने अपनी एक पहचान बनाई है। ऊर्जा के बारे में यहाँ पर मेरे सहयोगी आपके सामने बहुत यहाँ पर विस्तार से अपनी बात को यहाँ पर ऊर्जा की डिमांड के सामने जब उन्होंने यहाँ प्रस्तुत किया था उसके बारे में उन्होंने विस्तार से चर्चा की है। उसके बारे में बहुत कुछ बताने की आवश्यकता नहीं। महोदय, एग्रीकल्चर उत्तर प्रदेश की मुख्य आधार रही है, हमारी पहचान है। अन्नदाता किसानों के बल पर न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश के 140 करोड़ लोगों के पेट को भरने का अन्न हमारा अन्नदाता किसान उत्तर प्रदेश से देने का प्रयास करता है। और उत्तर प्रदेश में अन्नदाता किसानों के लिए किए गए प्रयासों का परिणाम भी आज हम सबके सामने आ गया है। 2016-17 में जो किसान आत्महत्या करता था, उसे बिजली नहीं मिलती थी, सिंचाई की सुविधा नहीं थी, कर्ज तले दबा था, अच्छा बीज नहीं मिल पाता था, टेक्नोलॉजी नहीं मिल पाती थी, विकास की दर, कृषि विकास की दर 8.6 से कम थी। आज वही थोड़ा सा हमने उसे फैसिलिटेट किया कि वही अन्नदाता किसान आज उत्तर प्रदेश के अंदर कृषि विकास की दर को लगभग 14% तक पहुंचाने में सफल हुआ है। हमने पहला ही बजट अपना किसानों की कर्ज माफी से प्रारंभ किया था और मुझे प्रसन्नता है कि इस दौरान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, सॉइल हेल्थ योजना, प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना और एमएसपी लागत का 1.5 गुना दाम अन्नदाता किसान को देने जैसे कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने पर्याप्त मात्रा में खाद बीज का इंतजाम करने और कृषि सेक्टर में जो अनेक प्रयास प्रारंभ किए हैं, आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। उत्तर प्रदेश 400 लाख टन सब्जी का उत्पादन करने में देश में नंबर 1 पर आज के दिन पर है। खाद्यान्न उत्पादन 16-17 की तुलना में जो उत्तर प्रदेश में होता था वह भी बिचौलियों के माध्यम से होता था, वह 557 लाख मीट्रिक टन होता था। आज 23-24 में वह बढ़कर के 667.3 लाख मीट्रिक टन हो गया है और जो सीधे किसानों से प्रोक्योर किया जा रहा है। हम अनुमान इसी से लगा सकते हैं कि 16-17 में जो खाद्यान्न उत्पादन था वह 27.25 कुंटल प्रति हेक्टेयर था, 23-24 में वो बढ़कर के 30.51 कुंटल हुआ। तिलहन में 16-17 में मात्र 12 लाख मीट्रिक टन थी जो तिलहन का उत्पादन प्रदेश में था, 23-24 में यह बढ़कर के 28.31 लाख मीट्रिक टन हो गया। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में भी हमारे यहाँ 2.5 करोड़ से अधिक किसान इस योजना से सीधे सीधे लाभान्वित हो रहे हैं। 80,000 करोड़ रुपए अब तक डीबीटी के माध्यम से अन्नदाता किसानों के खातों में सीधे पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भी अकेले 24-25 में माह दिसंबर तक 28.25 लाख कृषकों द्वारा 19.84 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में फसल बीमा कराया गया और जिसमें 9.33 लाख बीमित किसानों को 495 करोड़ 41 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति का भुगतान भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में हुआ है। और गन्ना उत्पादन किसानों को अगर हम देखें 2017 से अब तक 2,73,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ है। 1995 से 2017 के बीच में 22 वर्षों में जो कुल भुगतान हुआ है उससे 60,000 करोड़ रुपए अधिक के भुगतान अकेले मात्र 7.25 वर्ष में हमने किया। आज 119 चीनी मिलें क्रियाशील हैं। चीनी मिलों की दैनिक पेराई 17 से पूर्व 7.5 लाख टीसीडी थी, आज वो बढ़कर के 8.26 लाख टीसीडी हो गई है। और इस दौरान हम लोगों ने 3 नई चीनी मिलों की स्थापना, 6 चीनी मिलों का पुनर्संचालन, 38 चीनी मिलों की क्षमता विस्तार करने में सफलता प्राप्त की है और इसके माध्यम से लगभग 1.25 लाख नए नौकरी इसके माध्यम से हम लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया है। इसके साथ ही 285 नई खांडसारी इकाइयों की स्थापना हुई है जिसके माध्यम से लगभग 42,000 नए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन हुआ है। और इस बार हमने बजट में बागपत है,
छाता है, इन सब की क्षमता को बढ़ाने के लिए भी बजट में इसका प्रावधान किया है। बजट में इसका प्रावधान किया गया। अन्नदाता किसानों के बल पर ही उत्तर प्रदेश ने 2017 में जो कुल एथेनॉल उत्पादन होता था वह 42 करोड़ लीटर था और 23-24 में बढ़कर के 177 लाख 177 करोड़ लीटर हो गया है। ये चीजें दिखाती हैं कि प्रदेश सरकार ने इस दिशा में एक अच्छा प्रयास किया है। गेहूं खरीद के बारे में जो आप चर्चा कर रहे थे, 12 से 17 के बीच में जो कुल गेहूं का खरीद हुआ था, 19 लाख लोगों से 94.38 लाख मीट्रिक टन गेहूं का खरीद हुआ था। ये बिचौलियों के माध्यम से हुआ था, किसान से सीधे नहीं हुआ था, जिसमें 12,808 करोड़ रुपए ये बिचौलियों को दिए गए, किसान को प्राप्त नहीं हुए। और 17 से लेकर के 24 के बीच में हम लोगों ने 19, यानी अगर आप देखेंगे 19 लाख किसानों से आपने खरीदा था, हमने 49 लाख किसानों से 49,69,हजार किसानों से खरीदा है। और वह खरीदा, आप खरीदते थे कुल 94 लाख, हमने खरीदा है 233,99,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की है। और इसके बदले में किसान के खाते में डीबीटी के माध्यम से 43,424 करोड़ रुपए, यानी उसकी तुलना में लगभग 3.5 गुना अधिक भुगतान हमने अन्नदाता किसान के खाते में किया है। धान का क्रय अगर आप देखेंगे 12 से 17 के बीच में किसान से सीधे प्रोक्योर नहीं होता था, ये सभी होता था बिचौलियों के माध्यम, और आपने 14,87,000 किसानों से खरीदा था 123 लाख मीट्रिक टन, और इसमें 17,190 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ था उन बिचौलियों। लेकिन 17 से 24 के बीच में हमारी सरकार ने जो अन्नदाता किसानों से खरीदा था 69,82,716 किसानों से हम लोगों ने खरीदा है 456.86 लाख मीट्रिक टन, जो आपसे 3 गुना ज्यादा है। और इसके साथ ही 88,746 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। जो भुगतान आप किए हैं उससे 5 गुना अधिक के भुगतान है। यह दिखाता है कि लागत का 1.5 गुने से अधिक दाम हमने अन्नदाता किसान को पहुंचाने का काम किया, और ये पैसा डीबीटी के माध्यम से अन्नदाता किसान के बीच में गया है। बाजरा की खरीद सरकार लगातार किसानों से कर रही है, इसमें भी अन्नदाता किसानों के खाते में सीधे पैसा जा रहा है। इसके साथ ही प्रदेश में पहली बार ज्वार की खरीद भी हुई है, मक्का की खरीद भी सरकार सीधे अन्नदाता किसानों से कर रही है। और इसके साथ ही प्रदेश के अंदर 60,000 महिलाओं को, महिला स्वयंसेवी समूह को सीडलिंग की व्यवस्था के साथ जोड़ने का काम किया गया है। और मैं बताते मुझे प्रसन्नता है कि अन्नदाता किसान को उन्नत नस्ल का बीज प्राप्त हो, इसके लिए प्रदेश में हम लोग लखनऊ में कृषि विभाग के द्वारा इस कृषि विभाग की स्थापना के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। और इस उपलक्ष्य में अन्नदाता किसानों को गुणवत्ता युक्त बीज और समृद्ध कृषि के लिए प्राप्त हो सके, इसके लिए 251 करोड़ रुपए का प्रावधान हमने किया है। और यह जो बीज पार्क होगा, जो सीड पार्क होगा, यह हम किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को समर्पित कर रहे हैं कि चौधरी चरण सिंह जी की स्मृति को नमन करते हुए यह सीड पार्क उनके नाम पर हम लोग यहाँ पे लखनऊ में बनाने जा रहे हैं। इसके साथ ही महोदय, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के साथ साथ 26 जनपदों को यूपी एग्रीज के अंतर्गत आच्छादित करने के लिए 4,000 करोड़ रुपए के निवेश एक नए प्रस्ताव के साथ सरकार सामने आई है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, अन्नदाता किसानों के हित के लिए एक बड़ी स्कीम को लेकर के हम लोग आए हैं। हर मंडी में, खासतौर पर जनपद स्तर की मंडी में पहले चरण में हम लोग करेंगे, या जनपद की जो प्रमुख मंडी होगी, माता सबरी के नाम पर कैंटीन की व्यवस्था, जहां पे सस्ते में अन्नदाता किसानों को चाय मिल सके, भोजन की सुविधा मिल सके। और यह व्यवस्था हम लोग इस बार से लागू करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के माध्यम से हम लोगों ने 2019 में बटाईदार किसान और किसान फैमिली के साथ साथ बटाईदारों को भी शामिल किया। और मुझे प्रसन्नता है कि इस बार के बजट में भी हमने 1,050 करोड़ रुपए की व्यवस्था कृषक दुर्घटना बीमा योजना के लिए अन्नदाता किसानों के लिए उपलब्ध कराया। महोदय, इसके साथ ही प्रदेश में जो आप बार बार निराश्रित गोवंश के बारे में टिप्पणी करते हैं, ये तो हर व्यक्ति जानता है कि ये गोवंश किसका है। दूध आप पीते हैं और सड़कों पर छोड़ देते हैं, लेकिन हम अपने दायित्व का निर्वहन करके गौ माता को सड़कों पर भटकने नहीं देंगे। हमने उनको लिए गो आश्रय स्थल बनाए हैं, ग्रामीण क्षेत्र में भी और शहरी क्षेत्र में। ग्रामीण क्षेत्र में 7,713 गो आश्रय स्थलों को हम लोगों ने अब तक संचालित किया है, जिसमें 12,50,000 से अधिक गोवंश आज के दिन पे संरक्षित है। और इसके साथ साथ पशुपालकों को भी 1,05,000 गोवंश हमने 1,05,000 पशुपालकों को 1,00,000
63,000 गोवंश हमने उन्हें सुपुर्द किया, जिसमें हम पर गोवंश 50 रुपये पर महीने उस किसान को उपलब्ध करवाते हैं, एक गोवंश, और एक को 4 तक गोवंश रखने का अधिकार हमने दिया है, निराश्रित गो आश्रय स्थल पर दिया है। और इस बार निराश्रित गोवंश के लिए भी हम लोगों ने 2000 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस बजट में प्रस्तावित किया। महोदय, शिक्षा ये और स्वास्थ्य ये मानव पूंजी की पोटेंशियल, और इसलिए हमारी सरकार ने आने के बाद से एक नियोजित तरीके से इस क्षेत्र के विकास के लिए कार्य किया है। शिक्षा है, रोजगार है, उद्यमिता, ये सभी विषयों को प्राथमिकता के आधार पर लेने का काम किया है। मैं इस विषय पे खासतौर पर कुछ मुद्दों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। ऑपरेशन कायाकल्प की स्कीम हमने 2017 में प्रारंभ, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि लगभग 95% से अधिक विद्यालय इस योजना से लाभान्वित हुए हैं। अच्छे फ्लोरिंग की व्यवस्था है, बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट है, पेयजल की व्यवस्था है, सोलर पैनल है, डिजिटल लाइब्रेरी है, और भी अन्य सुविधाएं वहां पर देने की व्यवस्था की गई है, और बहुत अच्छे वो बने हैं। बेसिक शिक्षा परिषद यानी ये उन सभी विद्यालयों में हुआ, और इसकी इस बार भी हमने बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा संचालित प्राथमिक और उच्च विद्यालयों में अन्य बुनियादी सुविधाओं के लिए 2000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की है। पीएम श्री योजना के अंतर्गत 580 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है, और प्राथमिक विद्यालय में स्मार्ट स्कूल के रूप में उन्हें बदलने के लिए 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी इस बजट में की है। हमारा युवा अपार ऊर्जा का स्रोत, उस ऊर्जा को एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाने के लिए एनसीसी का प्रशिक्षण, इसके लिए एनसीसी के एकेडमी की व्यवस्था के लिए भी धनराशि की व्यवस्था इसमें की गई है। हमने बजट की व्यवस्था, जो विभिन्न प्रकार के विश्वविद्यालय हमारे हैं उनके लिए व्यवस्था की गई है, और साथ साथ जितने भी हमारे पॉलिटेक्निक हैं, खासतौर पर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, उसमें न्यू एज कोर्सेज को, जो नई नई तकनीक से जुड़े हुए कोर्सेज, उनको हम लागू कर सके। उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, रोबोटिक्स के बारे में, या आज की उस तकनीक को 3D प्रिंटिंग के बारे में, अन्य उस सभी तकनीक के बारे में हमारा युवा जान सके, इसके लिए हमने 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था उसके लिए भी यहाँ पर प्रस्तुत की है। आगरा और वाराणसी में साइंस सिटी के लिए भी हम लोगों ने इस व्यवस्था यहाँ पर बजट में उसका प्रावधान किया है। महोदय, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि रोजगार हमारे युवाओं को प्राप्त हो, हर हाथ को काम मिले, इस सरकार की प्राथमिकता का विषय है, और इसीलिए हम लोगों ने पहले दिन से कहा था कि युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं। जिसने भी युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, हम लोगों ने उसकी पूरी संपत्ति को जब्त करने और सख्त कानून बना करके इस पर कार्रवाई करने के लिए प्रभावी कदम भी उठाए। और इसके लिए इस बार हम लोग, चाहे वह पहले चरण में हम लोगों ने सरकारी नौकरियों में 7.5 लाख से अधिक सरकारी नौकरी उपलब्ध करवाने की कार्रवाई हो, एमएसएमई सेक्टर को नया जीवन दान देते हुए, एक नई पहचान देते हुए 2 करोड़ से अधिक युवाओं को उसके साथ जोड़ने में, विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से नए रोजगार का सृजन करने, निवेश के माध्यम से नए रोजगार और नौकरी उपलब्ध करवाने में सफलता प्राप्त की। तो साथ साथ इस बार हम लोगों ने सभी 75 जनपदों के लिए, जिन जनपदों में अब तक कोई भी निवेश की संभावना नहीं थी, यद्यपि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से चीजें हमें देखने को मिली है कि हर जनपद में किसी न किसी सेक्टर में निवेशकों ने निवेश किया, हर जनपद में किया है। और इस बार हम लोगों ने 100 एकड़ के एक ऐसे क्षेत्रफल में, जिसको हम पीपीपी मोड पर लेकर चलेंगे, ऐसे एम्प्लॉयमेंट जोन विकसित करने की कार्रवाई, जहां पे रोजगार सृजन के लिए हम कार्य कर सकें। और इस बार इस पूरी योजना को हम सरदार पटेल जनपदीय एम्प्लॉयमेंट जोन के रूप में, डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट जोन के रूप में इसे डेवलप करने जा रहे हैं। तो इस लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर हम इस स्कीम को यहाँ पे लागू करने जा रहे हैं। इसके साथ ही यह वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी वर्ष भी। श्रद्धेय अटल जी की स्मृतियों को नमन करते हुए सरकार ने नगरीय क्षेत्रों में डिजिटल लाइब्रेरी के निर्माण की कार्रवाई के लिए बजट का प्रावधान किया है। श्रद्धेय अटल जी की स्मृति को यह समर्पित है, और उन्हीं के नाम पर यह स्थापित भी होंगे। प्रदेश सरकार ने अभी यहाँ पे, माननीय सदस्य भी बार बार चिंता व्यक्त करते हैं, यहाँ पे अपनी बात को कहते हैं, और अभी हम महाकुंभ के अवसर पर भी गए थे। हम लोगों ने कहा था कि अब जो व्यवस्था पहले से चली आ रही है, आउटसोर्सिंग कर्मियों के शोषण का, क्या आउटसोर्स कंपनी सरकार से सर्विस चार्ज भी लेती है, लेकिन साथ साथ कर्मचारियों का भी दोहन कर। अब प्रदेश सरकार ने तय किया है कि हम इसका एक कारपोरेशन गठित करेंगे, कारपोरेशन के माध्यम से इन कर्मचारियों की नियुक्ति देंगे, और न्यूनतम वेतन 16 से 18 हजार करोड़ उन कर्मचारियों के खाते में डीबीटी के माध्यम से जाएगा। शोषण से मुक्त एक व्यवस्था देने का काम करेंगे, और यह कार्य सरकार इसी वर्ष इसको प्रारंभ करने जा रही है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने यह भी व्यवस्था की है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अंतर्गत भी 427 करोड़ रुपए की व्यवस्था युवाओं के प्रशिक्षण के लिए की है, और एक
प्रदेश में वन आच्छादन और पर्यावरण की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए औद्यानिक फसलों को आगे बढ़ाने के लिए एक मानकी और औद्यानिक विश्वविद्यालय, ये उत्तर प्रदेश का पहला होगा, इसको भी हम स्थापित करने जा रहे हैं। और एक मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास स्कीम हम लोग लागू कर चुके हैं, इसके लिए व्यवस्था की गई है। अब तक जो हम लोगों ने 24 जनवरी से इस स्कीम को लागू की है, और मैं सभी माननीय जनप्रतिनिधियों से कहूंगा कि अपने अपने जनपदों में जाएं तो उन युवाओं के साथ संपर्क करके उनको थोड़ा प्रोत्साहित करेंगे तो उनका संबल बढ़ेगा और वे प्रदेश के विकास में और अच्छा योगदान देंगे और नए रोजगार का सृजन भी करेंगे। 24 जनवरी को हम लोगों ने स्कीम को लॉन्च की और अब तक 96,000 युवाओं ने आवेदन किया है। 76,000 आवेदन बैंकों को भेजे जा चुके हैं। 16,000 मामलों यानी ये लगभग अब तक 25,000 स्वीकृत हो चुके हैं और 6,000 से अधिक को अब तक ये ऋण भी वितरण किया जा चुका है। इनका प्रशिक्षण हो रहा है और मेरा ये मानना है कि हमारा युवा इसके माध्यम से आगे बढ़ेगा महोदय, नए रोजगार का सृजन भी करेगा। 8 मार्च को महिला दिवस भी प्रदेश सरकार मातृशक्ति की सुरक्षा, उनके सम्मान और उनके स्वावलंबन के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है और हम लोग इसके लिए पूरे उसके साथ काम कर रहे हैं। खासतौर पर राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत अब तक 96 लाख से अधिक जो महिलाएं थी उन्हें इस योजना के साथ जोड़ा गया है। वीसी सखी योजना के अंतर्गत अकेले उत्तर प्रदेश में 39,556 वीसी सखी के द्वारा 31,103 करोड़ रुपए से अधिक का वित्तीय लेन देन किया गया और जिसके माध्यम से उन्होंने 84.38 लाख करोड़ रुपए का शुद्ध लाभांश भी अर्जित किया। लखपति दीदी योजना के अंतर्गत 31 लाख से अधिक लखपति दीदियों को चिन्हित करके उनमें से 2 लाख से अधिक की महिलाएं जो ऐसी हैं जो अब तक लखपति की श्रेणी में आ चुकी हैं। प्रदेश सरकार इस दिशा में पहले ही कार्रवाई कर चुकी है और इस योजना के अंतर्गत आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने पहले यहां पर 3 महिला बटालियन का गठन भी किया। यूपी पुलिस में 1,56,000 महिला कार्मिकों यानी पुलिस कार्मिकों की भर्ती की गई, जिसमें 20% अनिवार्य रूप से उनकी भर्ती की गई। 60,200 की भर्ती की प्रक्रिया अंतिम चरण में चल रही है और हमारा प्रयास है कि इसमें 20% महिला कार्मिक आए। उसके लिए सरकार ने उस प्रकार की व्यवस्था की और इस बार पिछली बार हम लोगों ने 3 महिला पीएससी की बटालियन आप लोगों ने कई कंपनियां समाप्त कर दी थी, हमने फिर से इसको रिवाइव किया और 3 महिला बटालियन हमने वीरांगना उदा देवी के नाम पर, वीरांगना झलकारी बाई के नाम पर और वीरांगना अवंती बाई के नाम पर गठित की हैं। और इस बार उच्च शिक्षा में हमारी जो बेटियां हैं, जो मेधावी छात्राएं हैं, उनको एक नई योजना रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के अंतर्गत हम लोग एक नई स्कीम लागू करने जा रहे हैं, जिसके लिए 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था हम लोगों ने यहाँ पर की है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना स्कीम जब हम लोगों ने यहाँ लागू की थी, समाजवादी पार्टी ने विरोध कहा था, ये गरीबों का उपहास, हर अच्छे कार्य का विरोध कर, और ये पता नहीं विडंबना है या क्या है कि हर बुरे कार्य के साथ आपका नाम जरूर जुड़ जाता है। आपको पता नहीं क्यों इसमें बुरा लग जाता है, लेकिन ये सच्चाई है। और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 51,000 रुपए से बढ़ा करके इस बार हम लोगों ने बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपए की घोषणा कर। इसके साथ ही विधवा पुनर्विवाह की राशि 11,000 से बढ़ाकर और विधवाओं की पुत्रियों की विवाह की अनुमन्य सहायता राशि 10,000 से बढ़ाकर के भी उसको 1 लाख करने का निर्णय लिया गया है। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायकों के अतिरिक्त मानदेय के लिए भी 971 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस बजट में की गई है। और यह वर्ष बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है। पुण्य श्लोक माता अहिल्याबाई होलकर का 300वीं जयंती वर्ष, लोक माता अहिल्याबाई होलकर के प्रति नमन करते हुए हम लोगों ने जितनी भी कामकाजी महिलाएं हैं उनके लिए 7 स्थानों पर उनके लिए छात्रावास खोलने का निर्णय किया है, जिसमें वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर, झांसी, आगरा, यहाँ पर करेंगे। ये सभी हॉस्टल लोक माता अहिल्याबाई होलकर के नाम। महोदय, नेता प्रतिपक्ष सामाजिक सुरक्षा की बात कर रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा में अगर मैं आपको डाटा दूं तो मुझे लगता है कि आप फिर आगे डाटा की बात करना बंद कर। 1,04,00,000 से अधिक परिवारों को हमारी सरकार, डबल इंजन की सरकार, 12,000 रुपए महीने पेंशन की सुविधा उपलब्ध करो। 1,04,00,000 परिवारों। और अगर मैं इसके पुराने डाटा आपको उपलब्ध कराऊं, समाजवादी पार्टी के समय में निराश्रित महिला पेंशन, यानी निराश्रित महिला पेंशन मतलब विधवा पेंशन, ये आप देते थे केवल 9,66,706 परिवारों महिलाओं। हम आज दे रहे हैं 34,114 परिवार, 34,100 यानी 34,14,000 परिवारोरों को, महिलाओं को हम उपलब्ध करवा रहे हैं। आप देते थे 500 रुपया, हम दे रहे हैं 1,000। वृद्धावस्था पेंशन आप देते थे 36,52,000
607 वृद्धजनों को देते थे, हम दे रहे हैं 60,99,901 वृद्धजनों को। आप देते थे 300 रुपया, हम दे रहे हैं 1000। दिव्यांग जन पेंशन आप देते थे 8,75,992 दिव्यांगजनों को 300 रुपया महीना, हम दे रहे हैं 11,03,739 1,000 रुपया महीना। कुष्ठावस्था पेंशन आप देते थे 4,762 को और हम दे रहे हैं 12,361 ऐसे कुष्ठ रोगियों। ये पैसा है जो आपके समय में जो 300 रुपया भी मिलता था वह भी 3 महीने 6 महीने में जाता था और उसमें भी आधा कट में चला जाता। हाँ, आप देखें ना, जब बाबू देते थे तो नगद लेते थे हम सीधे डीबीटी के माध्यम से सीधे यहां से पैसा उस लाभार्थी के खाते में देते हैं और यह अंतर है डिजिटल ट्रांजैक्शन का। नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। तो अब देखिए, तो जांच यहां से होती है, वहां नीचे के बाबू का सारा काम बंद, उसको दूसरा काम दे दिया गया। परेशान आप लोग हो रहे हैं क्योंकि आप लोगों ने हर जगह अपने कुछ नमूने बिठाए हुए थे, तो उससे परेशानी आप लोगों की है। लेकिन सामाजिक सेक्टर में जो सुधार हुआ है, 8 वर्ष में 6 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठ जाएं, देश के अंदर 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठ जाएं, इसमें तो आपको भी खुशी होनी चाहिए, हमें भी खुशी होनी, क्योंकि ये समाज के विकास में ही योगदान देंगे। अगर हमारे शरीर में किसी हिस्से में कोई कमी आ जाए तो शरीर पूर्णांग नहीं होता। ऐसे ही समाज की स्थिति भी, कहीं गरीबी होगी, बदहाली होगी, अव्यवस्था होगी, अंततः उसका भुक्तभोगी पूरे समाज को, पूरे देश को। और यही स्थिति सोशल सेक्टर, हमें इस सामाजिक विसंगति को दूर करना हो, राजनीतिक प्रतिबद्धता से ऊपर उठ करके इसके बारे में सभी को मिलकर के काम करना हो। और उसी का परिणाम है कि देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से उभरे हैं, आज सामान्य जीवन यापन कर रहे हैं और प्रदेश के अंदर 6 करोड़ लोगों को एक नया जीवन मिला है आगे बढ़ने। और इस बार सरकार ने जीरो पॉवर्टी के जिस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं, हमने सर्वे पूरे कर लिए। पहले चरण का सर्वे हो गया है, 13,57,000 परिवार चिन्हित किए गए हैं, जिसमें 17 कन्वर्जेंस स्कीम के अंतर्गत उन्हें राशन कार्ड, आवास, स्कूल में प्रवेश, आयुष्मान या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, किसान सम्मान निधि, अप्रेंटिसशिप स्कीम की स्कीम, जल जीवन मिशन, शौचालय की स्कीम आदि के साथ साथ जोड़ने के साथ ही हम लोगों ने एक व्यवस्था और की है कि ऐसी आर्थिक गतिविधि के साथ उसको जोड़ेंगे कि साल में कम से कम 1,25,000 रुपए मिनिमम उस परिवार की अतिरिक्त इनकम उसकी हो सके। और यह योजना हम बहुत शीघ्र लागू कर रहे हैं और इसमें बजट में हमने 250 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी इस कार्य के लिए उपलब्ध करवाई है कन्वर्जेंस के माध्यम से। और ऐसा नहीं कि हम कर पहले न किए, जिन लोगों को बहरा है उसके उदाहरण भी मैं दे रहा हूँ। बनटांगिया, मुसहर, थारू, ये सब तीनों पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर के और नेपाल बॉर्डर से जुड़े हुए क्षेत्रों में है। इसके अलावा गौड़, थारू, चेरो, कोल, सहरिया, बिजनौर में बुक्सा 100% सेचुरेशन, सभी योजनाओं से आच्छादित करने के बाद अब हम लोगों ने जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कार्य किया है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इसके लिए सभी प्रकार की सुविधाएं उन्हें उपलब्ध करवाने की कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा हम लोगों ने बुजुर्ग लोगों को, क्योंकि संस्कार होते हैं, बहुत सारे लोग अपने बूढ़े माँ बाप को बाहर कर देखभाल नहीं कर पाते, लेकिन सरकार ने तय किया है कि यद्यपि लोगों को परिवार का दायित्व बनता है कि अपने बच्चों को संस्कारित करे, लेकिन फिर भी अगर नहीं होता है तो सरकार वो दायित्व भी नहीं। और हमने इस बार 60 करोड़ रुपए की व्यवस्था ऐसे संस्थाओं को स्थापित करने के लिए भी, ऐसे आवासीय गृह संचालित करने के लिए किया है, जहां पे हम ऐसे बुजुर्गों के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध करवा सकें। अनुसूचित जाति के लिए पूर्व दसम और दसमोत्तर छात्रवृत्ति योजना में हर एक अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र को ये सुविधा प्राप्त होती है। बजट का प्रावधान हम लोगों ने पहले से किया है और उनको सभी को ये सुविधा प्राप्त, शुल्क प्रतिपूर्ति के साथ साथ स्कॉलरशिप भी प्राप्त होती है और ये व्यवस्था अभी भी चली आ रही है। पिछड़ा वर्ग के लिए आप देखेंगे समाजवादी पार्टी की सरकार के समय जो केवल 1200 करोड़ के आसपास मिलता था, इस बार 2825 करोड़ रुपए पिछड़ी जाति के छात्रों के छात्रवृत्ति के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। आप डाटा मिस कर गए या जानबूझ के नहीं पढ़े होंगे, आप पढ़ेंगे, मैं जानता हूं, क्योंकि आपकी कमी है, आपकी अपनी कमी को कैसे आप बोल सकते थे। और सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए भी 900 करोड़ की व्यवस्था इस बजट में की गई है सोशल सेक्टर। ओह, मैं क्या कह रहा हूं, आप पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी जहां कटघरे में खड़ी होगी उसको आप पढ़ेंगे ही नहीं। कम से कम इस उम्र में तो सच बोलने की जज्बा होना चाहिए। अब कैसे लोकतांत्रिक है उसमें भी मैं बात कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी हम लोगों को पढ़वाती है, बुलवाती है,
जो हमारी पार्टी की नीतियां हैं, उसके अनुसार हम बोलते हैं। चलिए उस पे भी आते हैं। महोदय, पर्यटन और संस्कृति का सेक्टर भी यह हमारी संस्कृति, हमारी अर्थव्यवस्था का एक्सीलेटर बन सकती है। मुझे लगता है कि पहली बार ये लोगों ने देखा होगा कि सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था, आस्था से आगे बढ़ी हुई अर्थव्यवस्था, ये नकल करके पास हुए लोग हैं, मत आप उनके चक्कर में पड़िए। आप आपके जनरेशन गैप को आपको थोड़ा देखना चाहिए। हाँ, बस आपको जब बोला जा रहा है, खन्ना जी की तरफ देखते रहिए। खन्ना जी आपको अब उसमें नहीं बुलाए होंगे, अपने अपने भोज में नहीं बुलाए होंगे। हाँ हाँ, अरे सभी लोग तो उनके यहाँ गए। लेकिन आस्था की अर्थव्यवस्था, ये सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था भी इकोनॉमिक ग्रोथ का कारण बन सकती है। काशी विश्वनाथ धाम ने, अयोध्या में से राम जन्मभूमि में रामलला के विराजमान होने और महाकुंभ ने इसको साबित किया है। यानी यूपी की अर्थव्यवस्था में कितना परिवर्तन आया है। 2016 में प्रदेश में केवल 21 करोड़ पर्यटक आए थे और 24 में यह बढ़कर के 65 करोड़ हो, और अकेले महाकुंभ में 45 दिन में 66 करोड़ 30 लाख श्रद्धालु। और इसीलिए सरकार ने तय किया है कि जो हमारी सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था है, इसको हम उत्तर प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था के साथ जोड़ेंगे और इसके लिए धनराशि लगाएंगे। अयोध्या के पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए भी 150 करोड़ रुपए, मथुरा के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए, बांके बिहारी मंदिर मथुरा वृंदावन में एक कॉरिडोर बनाने के लिए भी हम लोग 150 करोड़ रुपए इस बजट में प्रावधान किया है, और मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी धाम में 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। नेमी सारण्य के लिए 200 करोड़ रुपए की, 100 करोड़ पर्यटन विकास के लिए और 100 करोड़ रुपए वेद विज्ञान केंद्र बनाने के लिए किया है, और चित्रकूट के विकास के लिए भी धनराशि का प्रावधान इस बजट में किया गया है। इसके अलावा मैं सभी माननीय सदस्यों से कहूंगा कि मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के अंतर्गत आप लोग भी अपने अपने क्षेत्र की जो भी स्कीम को देंगे पर्यटन विकास के माध्यम से, उसको हम आगे बढ़े, क्योंकि वो रोजगार के अनंत संभावनाओं को आगे बढ़ाता है और उसको सरकार उसके लिए धनराशि दे। महोदय, इसके लिए साथ साथ नगर विकास में भी प्रदेश सरकार ने कुछ नई स्कीम को आगे बढ़ाया है। यहाँ पे नगर विकास मंत्री ने आपके सामने यहाँ पहले ही कहा कि उत्तर प्रदेश देश के अंदर सर्वाधिक स्मार्ट सिटी वाला राज्य है, जिसमें 10 केंद्र सरकार की मदद से और 7 को हमने स्टेट सेक्टर से डेवलप किया है। प्रदेश के 17 जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, जो हमें स्मार्ट सिटी है, इस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ साथ नोएडा, ग्रेटर नोएडा को भी हम लोगों ने विकास के पथ पर आगे बढ़ाने की कार्रवाई के साथ सेफ सिटी के रूप में डेवलप किया है। 11 लाख से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और आईटीएमएस की व्यवस्था की है, इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट की सुविधा दी है। एक जगह से बैठ करके सुरक्षा को, ट्रैफिक मैनेजमेंट को और स्वच्छता के कार्यक्रम को हम लोग उसके माध्यम से संचालित कर सकते हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस बार हमने प्रदेश के अंदर के अन्य जनपदों के हर जिला मुख्यालय की नगर निकाय उसी तर्ज पर विकसित करने के लिए एक स्कीम को इस बार के बजट में घोषित किया है, जिससे हर जनपद में विकास पहुंचे। हर जनपद मुख्यालय के नगर निकाय को पहले चरण में लेंगे और फिर अन्य नगर निकायों को लेंगे। इसके अलावा प्रयागराज के इंफ्रास्ट्रक्चर की तर्ज पर अध्यक्ष जी, मैं आपको बधाई दूंगा कि कानपुर को, मेरठ को और मथुरा वृंदावन को लेने के लिए हमने बजट का प्रावधान किया है कि इनको भी जैसे प्रयागराज कुंभ के बहाने प्रयागराज का बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में हमें मदद मिली है। इस बार इन 3 शहरों को, इससे पहले काशी, अयोध्या, गोरखपुर, विंध्याचल धाम, लखनऊ, इनके अवस्थापना सुविधाओं को विकसित करने में हमें मदद मिली। इस बजट में हमने 3 नई सिटी को और लिया है। ये 3 नई सिटी हैं, कानपुर, मेरठ और मथुरा वृंदावन, और मुझे विश्वास है कि इसके माध्यम से ये चीजें आगे बढ़ेंगी। आपने पीएम आवास की बात कर रहे थे, शहरी क्षेत्र में 17 लाख आवास अब तक पूर्ण हो चुके हैं और इस बार भी हमने 1732 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें इस बार के बजट में भी किया है। प्रदेश के अंदर नगरीय क्षेत्रों में अर्बन फ्लड और स्टॉर्म वाटर की समस्या के समाधान के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। एनसीआर में रैपिड रेल दिल्ली गाजियाबाद के बीच में ये संचालित हो रही है और जून 2025 तक इसका कार्य कंप्लीट हो जाएगा। अमृत योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में पेयजल के लिए प्रदेश सरकार ने इस कार्यक्रम के लिए भी लगभग 4100 करोड़ रुपए की व्यवस्था अमृत 2 योजना के अंतर्गत की है, और लखनऊ में स्टेट कैपिटल रीजन के गठन के लिए भी हम लोगों ने धनराशि की व्यवस्था की है। तो ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम, इसके लिए भी हमने 800 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस बजट में की। ग्रामीण विकास के लिए भी आप सब जानते हैं एक नई स्कीम को लेकर के हम लोग आए हैं। हर ग्राम पंचायत में 5 से लेके 8-10 नए रोजगार के सृजन हो सकते हैं, बशर्ते हम उस गांव पे ध्यान दें, उसको एक इकाई मान करके काम करें। गांव आत्मनिर्भर होगा तो जनपद आत्मनिर्भर, जनपद आत्मनिर्भर होगा तो प्रदेश और देश आत्मनिर्भरता के पथ पर आगे बढ़ेगा। हर ग्राम पंचायत में ग्राम सचिवालय का मॉडल
मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज देश के अंदर सर्कुलेट हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसकी सराहना की और देश के अंदर उसको सर्कुलेट किया और अब हर ग्राम पंचायत में एक उत्सव भवन बने। शादी ब्याह के कार्यक्रम है, मांगलिक कार्यक्रम है, गांव के अंदर कोई बैठक हो, कोई कार्यक्रम है। हमने इस बात को कहा है कि भाई जमीन एक ग्राम पंचायत दे, 60% पैसा हम दें और अगर कोई गांव का प्रवासी या गांव का कोई निवासी उस उत्सव भवन के अपने किसी पूर्वज की स्मृति में बनाना चाहता हो तो 40% योगदान वो दे दे, 60% स्टेट गवर्नमेंट कर ले। एक स्कीम ये है, जहां कोई नहीं देगा वहां राज्य सरकार देगी, लेकिन ये होना चाहिए जिससे गांव के लोगों के लिए एक अवसर, एक स्थान वहां पे इस प्रकार की सुविधाओं के लिए प्राप्त हो सके। पीएम आवास योजना में 36 लाख से अधिक आवास ग्रामीण क्षेत्र में पहले ही हम निर्माण कार्य करा चुके हैं और इस बार की व्यवस्था में भी अपने 4,882 करोड़ रुपए की व्यवस्था वहां पर की है। ग्रामीण क्षेत्र के लिए एक व्यवस्था अलग से की है और मुख्यमंत्री आवास योजना में भी जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए या जो अत्यंत निर्धन परिवार हैं उन परिवारों के जिनके पास कोई साधन नहीं है लेकिन वे पीएम आवास स्कीम में सूची में जिनके नाम नहीं आ पाए हैं उन्हें हम सीएम आवास योजना से आच्छादित करेंगे। ऐसे 1200 करोड़ रुपए की व्यवस्था इसके लिए की गई है। हर ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना हो, इसके लिए ग्राम सचिवालयों में 454 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी इसमें की गई है। ग्रामीण अंत्येष्टि स्थल के लिए 244 करोड़ और ग्रामीण क्षेत्र में स्टेडियम और ओपन जिम के निर्माण के लिए भी 125 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए 85 करोड़ की व्यवस्था और ग्रामीण सड़क को जोड़ने के लिए 250 से ऊपर के सभी मजरे पक्के मार्गों से जुड़ सकें, इसके लिए भी 1088 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है और अन्य कार्यों के लिए भी इसमें की गई है। और इसके साथ ही होमगार्ड के जवान, पीआरडी के स्वयंसेवक, ग्राम चौकीदार, शिक्षा मित्र, बेसिक शिक्षा विभाग के अनुदेशक, अनुबंधित और कार्मिक जितने भी ऐसे कर्मचारी हैं जिसमें चाहे वह आशा वर्कर हो, एएनएम हो, आंगनबाड़ी के कार्यकर्ती हो, इन सबको हम लोगों ने प्रदेश में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा के कवर से जोड़ने का भी निर्णय लिया है। इसके लिए भी धनराशि की व्यवस्था हम लोगों ने इस बजट में की है। महोदय, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अगर इच्छा शक्ति हो तो परिणाम दिए जा सकते हैं। 181 मुख्यमंत्री आरोग्य मेले के माध्यम से अब तक 13 करोड़ 29 लाख से अधिक रोगी लाभान्वित। प्रदेश सबसे अधिक आयुष्मान भारत का गोल्डन कार्ड देने वाला राज्य है। मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से पिछले 8 वर्ष में लगभग 60,000 से अधिक जरूरतमंद लोगों को 1215 करोड़ रुपए की धनराशि बिना भेदभाव के इनके अकाउंट, कोई सदस्य जिसने भी पत्र लिखा उसके लिए बिना किसी सिफारिश के पैसा उसके खाते में पहुंच गया। जिसने भी लिखा, आज सभी 75 जनपदों में डायलिसिस की सुविधा, एमआरआई और सीटी स्कैन की सुविधा वहां पर उपलब्ध कराई जा रही है या उसका जो भी सहयोग है वह वहां पे उनको जिले में प्राप्त हो जा रहा है। वर्तमान में प्रदेश में 80 मेडिकल कॉलेजेज हैं जिनमें 44 राज्य सरकार के द्वारा संचालित हैं और 36 निजी क्षेत्र के हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस बजट में हमने बलिया में और बलरामपुर में मेडिकल कॉलेज के लिए व्यवस्था का प्रावधान किया। बलिया में भी मेडिकल कॉलेज बने। आप लोग तो बलिया को ही यूपी से अलग कर दिए और भेदभाव कर रहे थे, लगातार सारी चीजों से उपेक्षित करते थे। अरे आप लोग करते थे, आप तो जेपी के गांव को ही भूल गए थे। कनेक्टिविटी हमने दी, पता नहीं परिवहन मंत्री यहाँ है कि नहीं है, लेकिन परिवहन मंत्री गाड़ी वहां चलाए, ये पता नहीं बोलते नहीं। उस दिन हमेशा एक प्रश्न का जवाब एक ही, यानी अलग अलग सदस्य अलग अलग प्रश्न पूछ रहे थे लेकिन एक ही जवाब दे रहे थे। इनको बोलना चाहिए था, आप लोगों का जवाब देना चाहिए था कि जेपी के गांव को पहली बार बस सेवा से जोड़ने का काम इस सरकार ने किया। जेपी ने, जयप्रकाश जी ने 1977 में उस समय के प्रदेश सरकार को लिखा था कि मेरे गांव में एक प्राथमिक स्वास्थ्य के एक स्वास्थ्य केंद्र है, अगर हो सके, उनकी पत्नी तब तक दिवंगत हो चुकी थी, तो उनके नाम पर उसको रख दिया। आप लोग कभी नहीं, और मुझे प्रसन्नता है हमने किया, हमारी सरकार ने किया। आप लोग ऐसे ही, आप लोग देखिए महापुरुषों के नाम को ऐसे ही बुलवाते हैं। आप लोग तो जेपी को भूल गए, लोहिया को भूल गए, सबको भूल गए। लेकिन आप जेपी के मूर्ति पर माला भी पहनाने समाजवादियों को नहीं जाने देते हैं। बनाया हुआ समाजवादियों का है, आपने देखा होगा। तो बिना किसी औपचारिकता के सरकारी पैसे को लूट की छूट तो नहीं दी जा सकती। आप जेपी के नाम पे होटल तो नहीं बना सकते, जेपी के नाम पे कन्वेंशन सेंटर बनना चाहिए, जेपी के नाम पर कुछ लोक कल्याण के कार्य होने चाहिए। आप अपने स्वयं के फिजूल खर्ची के लिए जेपी के नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये नहीं हो सकता है। जेपी एक महापुरुष थे, उन्होंने लोकतंत्र को बचाया था, उनके नेतृत्व में पूरी लड़ाई लड़ी गई,
लेकिन जेपी के नाम का दुरुपयोग करके आप लोग जनता के आंखों में धूल झोंकने का काम नहीं कर सकते। लेकिन हम लोगों ने अब बलिया में मेडिकल कॉलेज का भी निर्माण होगा। देखो वहां की विधायक, बांसडी की विधायक ने भी इसके लिए पुरजोर पैरवी की थी और उनको हमने दे दिया। बलरामपुर में भी मेडिकल कॉलेज सरदे अटल जी के नाम पर हम लोग बनाने जा रहे हैं। अटल जी की पहली प्राथमिक, यानी जब उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया था, पहला चुनाव बलरामपुर से लड़ा और बलरामपुर में भी हम लोगों ने, आपके जनपद में भी हम मेडिकल कॉलेज दे चुके हैं और मेडिकल कॉलेज वहां बना चुके हैं। एमबीबीएस की सीट 11,800 सीट्स थी, वर्तमान में 11,800 सीट्स हैं। पीजी की 3,971 सीट है और 25-26 में हमें यूजी और पीजी में हम लोगों ने अतिरिक्त सीट्स जोड़ने की घोषणा की है, जिसके लिए हम लोग पूरे उसके साथ काम कर रहे हैं और इन सब के लिए भी हम लोगों ने 2,066 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रावधान बजट में किया है। महोदय, कानून व्यवस्था के बारे में यहाँ पे हमारे नेता प्रतिपक्ष उपदेश दे रहे थे और मैं देख करके बहुत पता नहीं कहां से आंकड़े लेकर के आ गए। मेरा आंकड़ा नहीं, ये मैं आंकड़े जो दे रहा हूं, ये वे आंकड़े हैं जो ऑथेंटिक। देखिए आज आपने जो कहा, हाँ मैं उसी पे आ रहा हूं। मैं 22 के नहीं, मैं 24 तक आपके पास आ रहा हूं। मैं आऊंगा, मैं 22 के ही आंकड़े पे भी आता हूं, 24 के आंकड़े पे भी आता हूं। देखिए एक तो परसेप्शन 2017 के पहले क्या था। पांडे जी आप भी कहीं जाते 17 के पहले, ठीक है स्पीकर के नाते आप गए होंगे तो प्रोटोकॉल अलग था, लेकिन एक कॉमन मैन बन करके जाते और कहते मैं इटवा का रहने वाला हूं, तो लोग आपको भी शंका की नजर से देखते, जबकि आप लगते भद्र पुरुष। अलग विषय है कि शिवपाल जाते थे उनको तो कोई देता ही नहीं। 17 के पहले मंत्री थे तब उनको मिल जाता था, अन्यथा वैसे जाते तो इनको कोई देता नहीं। लेकिन आज आप जाइए, मत बोलिए कि सपा के, हो सकता है सपा के नाम पे लोगों में एलर्जी हो, लेकिन अगर आप बोलेंगे उत्तर प्रदेश के रहें, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि भारत के अंदर और दुनिया के अंदर कोई देश और कोई प्रदेश ऐसा नहीं होगा जहां पे लोग बड़े सम्मान की निगाहों से आपको न, ये परिवर्तन। हाँ हमें खुशी है हमारे प्रदेशवासियों को सम्मान मिला, हमें खुशी है हमारे युवाओं को उसकी पहचान मिली, हमें खुशी है ये वही प्रदेश है जिस प्रदेश में पहले कोई निवेश करने नहीं आता था, आज निवेश का डेस्टिनेशन बन करके उत्तर प्रदेश ने एक नई पहचान बनाई। ये वही प्रदेश है। और मैं आपने जो आंकड़े मुझे दिए हैं, मैं कह रहा हूं एमओयू कोई भी कर सकता है, लेकिन उसका एमओयू जमीन पे नहीं आया, उसको सरकार ने सम्मान नहीं दिया। आपने क्या, मॉनिटरिंग हो रही थी और एक एक चीज की मॉनिटरिंग होती है और मॉनिटरिंग करते करते जब पकड़ में आए तो उसको जहां जाना था वहां पहुंचा भी दिया, जहां जाना था वहां पहुंचा भी दिया है। लेकिन आपका भी नमूना देखने को मिला है जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का मैंने आज आदेश दिया है। ये अंसल तो आप ही की उपस्थिति थी, आप ही के समय में उसको उसकी सारी इलीगल मांगों को पूरा करके निवेशकों के साथ और होम बायर्स के साथ धोखा हुआ है। ये सब समाजवादी पार्टी के समय में सारे काम हमारे सामने, उसको हमने कभी उसको ध्यान को नहीं किया। आपने उसके लिमिट को बढ़ाया था, हमने उसको घटाया था और शिकंजा कस करके आज उसको इस स्थिति में पहुंचा देंगे कि अगर एक भी होम बायर के साथ धोखा किया तो सारी प्रॉपर्टी को भी जब्त कर लेंगे, किसी होम बायर के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। लेकिन मैं इस बात के लिए भी आश्वस्त करूंगा कि अगर किसी को गलतफहमी होगी कि किसी गरीब का पैसा या किसी नागरिक का पैसा लेकर के वह कहीं भाग जाएगा तो पाताल से भी उसको निकाल करके लेके आएंगे और सजा दिला देंगे और सबको हम गारंटी देंगे कि उसका पैसा उसको मिल जाए। इसके अलावा जो क्राइम ब्यूरो से जुड़े हुए आंकड़े हैं जो आप दे रहे थे, मैंने परसेप्शन की बात कर ली, महाकुंभ का भी उदाहरण आपको दे दिया। अब मैं तीसरा उदाहरण आपको इसको दे रहा हूं। एनसीआरबी के जो डाटा है, डकैती में 2016 की तुलना में 84.41% की कमी आई। अब मैं 24 की बात कर रहा हूं, अब मैं 22 में भी आता हूं। देखिए 2016 में 263 डकैती के मामले सामने आए, 263 ऐसे मामले आए थे और 22 में 50 ऐसे मामले। लूट के मामलों में 77.43% की कमी आई है। हत्या के मामले में 41.01% की कमी आई है। बलवा में 66.40% की कमी आई है और गृह वेदन में 5.12% की कमी आई है और फिरौती के लिए अपहरण में शिवपाल जी इसमें भी कमी आई है 54.72% की। ये है अपराध के आंकड़े और यह अब प्रवृत्ति समाप्त हुई है जो आपने पैदा किया था, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया आपने पैदा किया। आज माफिया नहीं है, दूर की कौड़ी हो चुकी है। गोरखपुर के सब माफिया तो पहले ही जा चुके थे, उनको पहले निपटा चुके थे। बाकी जो बच्चे खुचे थे उन सबको हम लोगों ने उनकी गति को पहुंचा दिया और हम लोगों का प्रयास था कि राम मंदिर बनने के पहले राम नाम सत्य है इन सबका हो जाए, लेकिन जो बचे थे
समय के अंतराल में सब कुछ हो गया है। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है महोदय कि ये सब हम करने में सफल हुए हैं। पुलिस के रिफॉर्म हमने जो किए, पुलिस की सुविधाओं में जो बढ़ोतरी की, उनकी ट्रेनिंग को बेहतर की। ये वही प्रदेश था जहां पहले अपराधी दौड़ाता था, पुलिस भागती थी और पीछे अपराधी और माफिया उनको दौड़ाता था। माफिया के सामने सारे के प्रोटोकॉल फेल हो जाते थे। जो पुलिस पहले माफिया को सैल्यूट करती थी, आपने वो दृश्य भी देखा होगा, एक माफिया जिसने एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के काफिले तक को रोक दिया, जिस माफिया के लिए 10-10 जजेस ने कोर्ट में किसी प्रकार की सुनवाई से इनकार कर दिया था, वही माफिया जब इस सरकार के समय पुलिस की गिरफ्त में आया तो पैंट उसकी गीली हो। ये वही सरकार है। पुलिस धमक से, शासन धमक से चलता है और वही धमक आज प्रदेश के अंदर माफिया के अंदर दिखाई दे रही, और उसका परिणाम भी हमारे सामने है कि हम लोगों ने इसके लिए जो प्रयास सरकार के स्तर पर हुए हैं वह सभी उसके सामने है। और महोदय, यह जो चीजें हैं, खासतौर पर बजट में हमने जो टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए धनराशि उपलब्ध करवाई है, 22% है। शिक्षा के लिए आप लोग जीवन भर नारा लगाते रहे कि शिक्षा के लिए बजट का 6% तक जाना चाहिए। अरे हम 13% तक लेके चले गए। मैं कह रहा हूं, अरे आप इसको 13% ले गए हैं, कम से कम धन्यवाद देना चाहिए था आप जैसे व्यक्ति को। कृषि और संबद्ध सेक्टर सेवाओं के लिए 11% बजट दिया है। चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में 6% दिया है। सामाजिक सुरक्षा के लिए 4% और के लिए 4% उपलब्ध कराया, यानी अवस्थापना सुविधाओं के लिए के विकास के लिए 1,79,131 करोड़ रुपए। शिक्षा क्षेत्र के लिए, जिसमें बेसिक, माध्यमिक, उच्च, प्राविधिक और व्यावसायिक यानी टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन के लिए है, इसमें 1,06,360 करोड़ रुपए इस बजट में उसका प्रावधान किया गया है। ऊर्जा क्षेत्र के लिए 61,070 करोड़ रुपए से अधिक की, और सिंचाई के लिए 21,340 करोड़ रुपए, एमएसएमई के लिए तथा अन्य उद्योगों के लिए भी 24,000 करोड़ रुपए के इसमें प्रस्ताव किए गए हैं। नगर विकास के लिए 25,308 करोड़ रुपए, आवास और शहरी नियोजन के लिए 7,403 करोड़ रुपए, नागरिक उड्डयन के लिए 3,152 करोड़ रुपए, चिकित्सा स्वास्थ्य, मेडिकल एजुकेशन, आयुष आदि के लिए 50,550 करोड़ रुपए, कृषि और उससे जुड़े हुए जो अन्य एलाइड सेक्टर्स हैं इनके लिए 89,353 करोड़ रुपए, ये सभी हम लोगों ने इसमें दिए हैं। और इसके साथ ही मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि सरकार के प्रयासों का परिणाम है कि हमने उत्तर प्रदेश विधानसभा को आईटी से लैस करने में सफलता प्राप्त की है। आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा ई विधान के रूप में देश के अंदर जानी जा रही है, और जो भी आता है अभिभूत होकर के जाता है। ये सरकार की योजनाओं का परिणाम है, और इसीलिए इस बजट को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर, ये वही प्रदेश है, यानी जो विभिन्न स्कीम हमने आज यहाँ पर प्रदेश में बजट में प्रावधान किए गए हैं, जिसमें प्रत्येक कृषि मंडी में कैंटीन और विश्रामालय अन्नदाता किसान के लिए ये माता सबरी के नाम पर होंगे, और इसको सरकार ने आज यहाँ पे घोषणा की है, जिसको हर जनपद में प्रमुख मंडी से हम प्रारंभ करेंगे। 7 जनपदों में श्रमजीवी महिला छात्रावास जो कामकाजी महिलाओं के लिए होंगे, उसमें पुणे श्लोक माता अहिल्याबाई के नाम पर इसको हम लोग लागू करेंगे। सीएम मित्र पार्क 10 टेक्सटाइल पार्क के रूप में ये स्थापित होंगे, जिसमें संत कबीर दास जी के नाम पे ये होंगे। 2 जनपदों में लेदर पार्क इस संत रविदास जी के नाम पर हम आगे बढ़ाएंगे। लखनऊ में सीड पार्क या चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर। नगरीय क्षेत्रों में पुस्तकालयों की व्यवस्था ये भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर। और मेधावी बालिकाओं के लिए स्कूटी की योजना महारानी लक्ष्मीबाई स्कीम के अंतर्गत, और समाज कल्याण विभाग के द्वारा छात्रावासों की पुनर्निर्माण और नवनिर्माण को हम लोग भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर इस स्कीम को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। महोदय, बजट के बारे में जो मैंने कहा कि इतना जो भी प्रयास सरकार ने किया है, यह उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को, जो अर्थव्यवस्था कभी पिछली सरकारों की उपेक्षा के कारण जो उत्तर प्रदेश केवल एक लेबर फोर्स बनकर के रह गई थी, आज वह उत्तर प्रदेश देश की इकोनॉमिक फोर्स बनकर के उभरे, भारत के ग्रोथ इंजन की भूमिका के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करे, इस दिशा से सरकार ने व्यवस्था आगे बढ़ाई है। और इन्हीं सब बात को लेकर के $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को बनाने के लिए हम लोगों ने, इस सरकार ने आज ये व्यवस्था आगे बढ़ाई है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि सरकार ने जो कदम आगे बढ़ाए थे, आज उसका परिणाम भी हम सबके सामने है। मुझे प्रसन्नता है कि ये उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश में पोटेंशियल की कमी पहले रही हो, क्षमता पहले भी थी, प्रतिभा से संपन्न युवा पहले भी थे। उत्तर प्रदेश के युवा हो, किसान हो, महिला हो या समाज के किसी भी तबके के व्यक्ति के मन में पहले भी आकांक्षा थी, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति की, जिस जिजीविषा की आवश्यकता होनी चाहिए थी, उसकी
कमी थी, वो सोच नहीं थी और वह विजन नहीं था और यही कर्महीनता थी जिसके कारण उत्तर प्रदेश एक नीतिगत जड़ता का शिकार हो गया था, बीमारू राज्य हो गया, पहचान के संकट से गुजर रहा था। विकास तो यहाँ पे प्राथमिकता थी ही नहीं। वेलफेयर की स्कीम गरीब को मिले, गांव को मिले, कमजोर को मिले, वंचित को मिले, ये कहीं प्राथमिकता नहीं थी। जब स्वयं का हित महत्वपूर्ण हो जाता है तो परमार्थ की बात नहीं हो। परमार्थ की बात करने के लिए स्वयं के हित से उभरना पड़ेगा और उस स्व को ढूंढना पड़ेगा, अन्य की पीड़ा के साथ अपनी संवेदना को जोड़ना पड़ेगा। और यह हम सब ने इसी भाव के साथ इस बजट को, लगातार 9वें बजट को हम लोगों ने इस माननीय सदन के सामने प्रस्तुत किया है। और इस बजट को प्रस्तुत करते हुए मुझे ये बातें याद आ रही हैं कि वास्तव में आप लोग दुष्प्रचार खूब करिए, खूब हो हल्ला करिए, शब्दों की मर्यादाओं की सीमाओं को भी लांघिए, लेकिन जनता जनार्दन आपको और आपके इस चीर हरण के दृश्य को भी देख रही, आपको कभी इसके लिए माफ नहीं करने वाली। आप लोगों ने महाकुंभ के बारे में, अयोध्या के बारे में, कोरोना प्रबंधन के बारे में, काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में, संभल के बारे में जो भी दुष्प्रचार किया है, उस दुष्प्रचार का जवाब प्रदेश की जनता जनार्दन दे रही है। अभी 10 उपचुनाव में दिए हैं, आने वाले समय में भी देने, हाँ दिए है ना, उसी का परिणाम था ये, आने वाले समय में भी देंगे। और इसीलिए मैं आपसे केवल मैं अंत में एक बात कहना चाहूंगा। तो अटल जी की एक पंक्ति है, किंतु अपना ध्येय यात्रा में हम कभी रुके नहीं, किसी चुनौती के सम्मुख कभी झुके नहीं, कभी झुके नहीं। और यह सरकार इसी ध्येय के साथ बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके लोक कल्याण के लिए वंचित को वरीयता देते हुए उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों की दिशा में इस बजट को लेके आई है। और मैं चाहूंगा कि सभी पूरा माननीय सदन इस बजट पर अपना सहयोग प्रदान करें, क्योंकि इसमें अगर आप विरोध करते हैं तो जिन गरीबों के लिए स्कीम है और जिन क्षेत्रों के विकास से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक नई गति मिलनी है, इसका मतलब यह है कि आप उसका विरोध कर रहे हैं। जिन महापुरुषों के नाम पर स्कीम घोषित हुई है उनका आप विरोध कर रहे हैं, ये उसको साबित करेगा। अध्यक्ष जी, आपने मुझे अवसर दिया है, मैं आपका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। मत संख्या 10 माननीय वित्त मंत्री जी। मत संख्या 10 माननीय अध्यक्ष जी। कौन बोलेगा? पर्ची कागज फाइल जरा एक बार फिर से याद। माननीय अध्यक्ष जी। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये इतने सदस्य हैं, ये भी आप वादी कर, इनकी भी चिंता। आज तो आपने बहुत उदार सब कुछ दे दिया, बहुत नई योजना का भी ख्याल। एक बार का केवल आपकी जो महंगाई इंडेक्स, इससे हमेशा समस्या रहेगी। और आप ये और हो सकता। माननीय अध्यक्ष जी, ये आज तो करा, आज कर मंत्री जी मैं बताता हूँ इनको, आप सुनिए तो। आप माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, जब आप यहाँ बैठते थे, हम वहाँ थे, तो रोज ये सवाल उठाते थे कि महंगाई के इंडेक्स से जोड़ दिया जाए। और पूरा पेंशन, हमारी कमेटी बनी थी, आप पूछ लीजिए, जो इन्होंने